हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज के अंदर अपना वन शॉट रिवीजन। सो फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगाओ और फिर मैं स्टार्ट करती हूँ वो सबसे बड़ा चैप्टर जिसे हमने बहुत सारी क्लासेस में कंप्लीट किया, बट आज एक ही क्लास में उस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसने हमें यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी कि हमने ये तो समझा चैप्टर नंबर 1 में कि बिजनेस क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बट ये बिजनेस कितने फॉर्म्स में ओपन किया जा सकता है ये हमें इस चैप्टर के अंदर जाकर पता चला कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने फॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ हमें 5 फॉर्म्स के बारे में टोटल पढ़ना है। सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। सोल प्रोप्राइटरशिप को मैं समझाती हूँ अपने स्टाइल में कि एक ऐसा बेचारा अकेला बंदा जिसके पास कोई नहीं है और वो अकेले ही अपने बिजनेस को संभाल रहा है और उस बिजनेस से जुड़े हुए सारे सुख और दुख सब कुछ उसी के ही हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको ओन, मैनेज और कंट्रोल, यानी कि जिसमें पैसा लगा है, जिसको मैनेज करने का काम और जिसको कंट्रोल करने का काम कोई एक ही व्यक्ति अगर कर रहा होता है तो उसको हम बोल देते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। जनरली अगर आपको एक छोटा सा बिजनेस करना है, अपनी छोटी मोटी सी कोई भी दुकान चलानी है, तो ऐसे में सोल प्रोप्राइटरशिप आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल फॉर्म मानी जाती है। और अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो फीचर्स में इसके सारी की सारी चीजों को डिफाइन किया गया है कि सिंगल लाइफ, फुल कंट्रोल, नो लड़ाई झगड़ा। कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस चलाते हैं तो जिस तरीके से एक सिंगल पर्सन अपनी फुल लाइफ को एंजॉय करता है, पूरा अपने लाइफ पर कंट्रोल एंजॉय करता है और कोई नोक झोंक झिकझिकबाजी उसको नहीं झेलनी पड़ती, तो बिल्कुल ऐसा ही हमारा सोल प्रोप्राइटर भी यहाँ पर कुछ चीजों को एंजॉय करता है। जिसमें बच्चे सबसे पहले एस से है सोल रिस्क बियरर एंड द रेसिपिएंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स। कि भाई देखो, क्योंकि वो अकेला व्यक्ति है उस बिजनेस को चलाने वाला, तो बिजनेस से रिलेटेड सारे सुख यानी कि सारे प्रॉफिट भी उसके और सारे दुख यानी कि सारा रिस्क भी उसी को ही फेस करना पड़ता है। जैसे कि राजू चलाता है एक मोमो स्टॉल, तो प्रॉफिट और लॉस चाहे कुछ भी हो वो दोनों उसी के ही होते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे जो लाइबिलिटी है यानी कि यहाँ पे जो दुख है उसकी कोई सीमा नहीं है। तो लाइबिलिटी होती है यहाँ पर अनलिमिटेड, कि कल को अगर तुम्हारा बिजनेस अच्छा नहीं चला और तुम यहाँ पर ये एबिलिटी खो देते हो कि तुम अपने बिजनेस के डेट्स को पूरा कर सको अपने बिजनेस एसेट से, मतलब कि तुम्हारा बिजनेस डूब रहा था, इंसॉल्वेंसी की पोजीशन में आ चुका है, ऐसे में तुम्हारे बिजनेस एसेट्स बचे हैं मात्र 50,000 के, लेकिन तुम्हारी लाइबिलिटी है 60,000 की। तो ऐसे में ये जो 10,000 रुपए का डिफरेंस है, ये 10,000 का डिफरेंस तुम्हें भरना पड़ेगा, चाहे वो अपनी जेब से ही क्यों ना भरना पड़े, चाहे अपने पर्सनल एसेट्स को बेचकर, ये तो तुम्हारी स्कूटी खड़ी हुई थी, चाहे उसे बेचकर क्यों ना तुम पैसे लेकर आओ, लेकिन वो पैसे तुम्हें चुकाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लाइबिलिटी है अनलिमिटेड, यानी कि तुम्हारे अगर बिजनेस एसेट्स इनफ नहीं है तो तुम्हारे पर्सनल प्रॉपर्टी का भी यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि एक बेकरी ऑनर को अपनी बाइक बेचनी पड़ी अपने बिजनेस के डेट्स को पे करने के लिए। उसके बाद फॉर्मेशन और क्लोजर, चला कैसे सकते हो और बंद कैसे कर सकते हैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार। बहुत आसान होता है किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप को ओपन करना और बंद करना, कोई स्पेशल लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती। सिंपल सी तुम अपनी जगह ढूंढो, काम सोचो कि क्या काम करना है, और अगर कोई थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी है भी तो बस उसको पूरा करो और अपना बिजनेस शुरू कर दो। जैसे कि अगर तुम्हें एक टी स्टॉल खोलना है, एक चाय की दुकान, तो उसके लिए क्या ही फॉर्मेलिटीज और क्या ही रजिस्ट्रेशन, बस तुम्हें अच्छी चाय बनानी आनी चाहिए और तुम्हारे हाथ की चाय सबको पसंद आनी चाहिए। उसके बाद कंट्रोल। अब क्योंकि भाई तुम अकेले व्यक्ति हो जो इस बिजनेस को चला रहे हो, तो किसकी सुनोगे तुम? किसी की भी नहीं। तुम्हारे बिजनेस के ऊपर होता है फुल कंट्रोल, क्योंकि तुम हो अकेले ऑनर अपने बिजनेस के, जो सारे डिसीजन लेता है, जिसमें आपको किसी से भी कोई पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही कोई तुम्हारे बिजनेस में आके दखल अंदाजी कर सकता है। जैसे कि अगर राहुल ने डिसाइड किया कि वो अपने शॉप को कितने बजे खोलेगा या कितने बजे बंद करेगा, तो उसमें कोई आके उसे कुछ नहीं कह सकता, ये उसकी खुद की मर्जी होगी। उसके बाद कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम अकेले तो हो बिजनेस को चलाने वाले, कौन है तुम्हारे पीछे जो उस बिजनेस को संभालने वाला है? कोई नहीं ना, तो कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। प्लस क्योंकि तुम कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हो, तो जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, लॉ की नजरों में तुम्हारा बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करा, तो तुम और तुम्हारा बिजनेस यहाँ पर एक ही कहलाओगे। तो ऑनर और बिजनेस यहाँ पर लीगली सेम होते हैं। अब
वेंडर जो होता है वो अपनी पर्सनल सेविंग को भी कई बार यूज करता है अपने बिजनेस के लोन को पे करने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम एक ही हो, तुम और तुम्हारा बिजनेस एक ही है। उसके बाद लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अब क्योंकि तुम अकेले उस बिजनेस को चला रहे हो, तो कल को अगर तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हारे साथ कोई हादसा हो गया, तुम इनसेन हो गए, तुम बैंकरप्ट हो गए, इनसॉल्वेंट हो गए यानी के, तो ऐसे में या उस ऊपर वाले को तुम पसंद आ गए, उसने तुम्हें बुला लिया, तो बिजनेस वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। तो यहाँ होती है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। क्यों? क्योंकि ऑनर की डेथ, इलनेस और उसका बैंकरप्ट हो जाना उसके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। जैसे कि एक बहुत पुरानी मिठाई की दुकान बंद हो गई जैसी उस ऑनर की डेथ हो गई। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गए फीचर। अब मेरिट्स की अगर मैं बात करूं, तो भैया क्विक कंटेंट देकर स्टार्टअप बना इजी। तो यहाँ पर मेरिट्स के अंदर ये जो क्विक कंटेंट है, तो इस क्विक से है क्विक डिसीजन मेकिंग। क्योंकि यहाँ पर आप अकेले ऑनर हैं, तो किससे कोई पूछताछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप इंस्टेंटली बिना किसी डिले के अपने यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी। कंटेंट के सी से है हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कि यहाँ पर आपके बिजनेस सीक्रेट सिर्फ आपके हैं। एक अकेला बंदा सारे सुख दुख अपने दिल में ही रखकर बैठा हुआ है, वो किसी से उसको शेयर नहीं कर रहा, ना ही उसके ऊपर ऐसी कोई बाउंडेशन है कि उसको ये बात किसी को बतानी ही है। आप अपनी बात अपने तक यहाँ पर रख सकते हो। उसके बाद डायरेक्ट इंसेंटिव, यानी कि जितना भी आपने यहाँ पर प्रॉफिट कमाया होगा वो तुम्हारे मेहनत की कमाई है भाई, तुम्हारे हार्डवर्क का तुम्हें ही रिवॉर्ड है वो। उसके बाद सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। अब सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट का मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल जाता है, जब दूर दूर तक तुम्हारा नाम होता है, आज तुम मेहनत कर रहे हो, आज तुम स्ट्रगल कर रहे हो कि तुम खूब पढ़ाई कर रहे हो, लोग मूवीज देखने के लिए जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ट्रिप पर जा रहे हैं, लेकिन तुम पूरे डेडिकेशन के साथ आज यहाँ बैठकर पढ़ रहे हो, उन सभी चीजों को सेक्रीफाइस करके। लेकिन कल जब तुम्हारा बढ़िया रिजल्ट आएगा और तुम लाइफ में सक्सेसफुल होगे, तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही फीलिंग होगी कि ये सब कुछ जो आज मैंने किया है ना, ये सब कुछ मेरी मेहनत का नतीजा है, ये मैंने अकेले ने किया है। सो दिस इज द सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट कि यस यू हैव अचीव्ड समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक प्राइड और सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है। उसके बाद बच्चे ई से यहाँ पर आता है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। और जितना आसान इसको खोलना है उतना ही आसान इसको बंद करना भी है। आज तुमने सोचा कि तुम आज एक टी स्टॉल खोलोगे और कल को तुम्हारा मन नहीं कर रहा कि अब मैं टी स्टॉल नहीं चलाऊंगा, अब मैं एक बड़ी दुकान चलाऊंगा, तो तुमने वो टी स्टॉल बंद किया और अपनी एक बड़ी दुकान खोल ली। तो जितना आसान इसको चलाना है उतना ही आसान इसको बंद करना भी है। तो ये तो हो गए बच्चों इसके फीचर्स, सॉरी ये तो हो गए इसके मेरिट्स। अब चलते हैं इसके लिमिटेशन की तरफ। तो लिमिटेशन ने तो हमें ये बताया, लिमिटेड लोग अनलिमिटेड लाइफ एक्सपीरियंस, ये लिमिटेड लोग अनलिमिटेड लाइफ एक्सपीरियंस दे जाते हैं। तो यहाँ पर बेटा लिमिटेड से है लिमिटेड रिसोर्सेज। एक अकेला बंदा कितना पैसा लगाएगा यार, कितना उसके पास उसकी सेविंग्स है या कहीं से उसने उधार करके पैसा लगाया है, तो वो कितना ही लगा लेगा। तो यहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं क्योंकि एक ही पर्सन है। उसके बाद लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस है भाई यहाँ पर, क्योंकि एक ना एक दिन तो वो बेचारा चल बसेगा, या फिर बीमार भी हो सकता है, या वो इंसॉल्वेंट भी हो सकता है। तो बिजनेस की लाइफ भी उसके ऑनर के ऊपर डिपेंड कर रही है। उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सबसे खराब चीज कि यहाँ पर जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, कि अगर कभी एसेट्स इनसफिशिएंट हो गए तो पर्सनल प्रॉपर्टी खतरे में है, पर्सनल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लैक ऑफ मैनेजर स्किल्स। अब वो एक बंदा क्या सभी कामों में अच्छा होगा क्या? जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारे सारे सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं होते, सारे सब्जेक्ट्स अच्छे होते तो ये तो बोनस पॉइंट होता है हमारे लिए। बट ठीक है, कई सब्जेक्ट्स हमारे बहुत बढ़िया होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स को हम वीक की कैटेगरी में डाल देते हैं कि यार इसको करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो बस इसी तरीके से हमारा सोल प्रोप्राइटर भी होता है, उसके कुछ तो स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं बट कुछ स्किल्स उसके अच्छे नहीं भी होते। तो क्योंकि वो सारे एरियाज में प्रोफिशिएंट नहीं है, फाइनेंस, मार्केटिंग या एचआर, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि मैनेजर स्किल्स की यहाँ पर कमी होती है। ठीक है, और ये लो सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म हुआ। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्म की तरफ, विच इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। अब बच्चों ये वाला जो बिजनेस है बेसिकली इसको ऑन और कैरी ऑन करते हैं द मेंबर्स ऑफ हिंदू फैमिली। किसी भी हिंदू फैमिली के मेंबर्स इस बिजनेस को चला सकते हैं, उसको कैरी ऑन कर सकते हैं, और ये बिजनेस कंट्रोल किया जाता है बाय द कर्ता। इस बिजनेस के को चलाने की जो बागडोर होती है वो उसी फैमिली का जो एल्डेस्ट मेंबर होता है, जिसको हम यहाँ पर कर्ता का नाम देते हैं, वही यहाँ पर इस बिजनेस को चलाता है। अब यहाँ पर ये जो HUF है इसके दो सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं कि दो तरीके से हमारे यहाँ पर ये जो HUF है ये चलाया जाता है। तो पहला जो है वो ज्यादातर बंगाल और असम में मिलता है, जहां पर
जो को पार्टनरी राइट्स होते हैं, अभी को पार्टनरी क्या होते हैं बच्चों, जैसे कि कर्ता तो हो गया द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, वहीं पर जो बाकी के रेस्ट ऑफ द मेंबर्स होते हैं बिजनेस के, उन्हें हम बोलते हैं को पार्टनर्स। ठीक है, अब ये जो आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की बात कर रहे हो, इसके अंदर एक तो आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। और दो कंडीशन आपको यहाँ पर और माननी होगी कि आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंड एटलीस्ट 2 मेंबर्स यहाँ पर हमारे पास होने चाहिए। यानी कि अगर हम जनरेशन की बात करें तो कम से कम 2 जनरेशन हमारे पास यहाँ पर हो, तभी हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही समझाया गया कि ये जो को पार्टनरी राइट है आपको, वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ फादर की डेथ के बाद, यानी कि फादर की डेथ के बाद ही जो उसके जैसे बच्चे हैं तो उन बच्चों को वो राइट मिलेगा। यहाँ पर फादर हमेशा सोल ऑनर रहता है टिल हिज डेथ, और उसके बाद ही आप लोगों को यहाँ पर राइट्स मिलेंगे। यहाँ विमेन्स को भी अलाउड किया जाता है, चाहे वो विडो हो चाहे मदर हो, कि वो भी प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती है। इवन बिफोर 2005 रिफॉर्म, 2050 में जो रिफॉर्म आया था उससे पहले भी ये चीज बताई गई थी। मिताक्षर जो है हमारा सिस्टम, वो फॉलो किया जाता है रेस्ट ऑफ द इंडिया, यानी कि बंगाल और असम को छोड़कर बाकी सब जगह पर हम लोग मिताक्षर सिस्टम को फॉलो करते हैं, जहां पर आपको राइट मिल जाता है बाय बर्थ, यानी कि जैसे ही बर्थ हुआ उसी के साथ ही आपको मेंबरशिप का राइट यहाँ पर मिल जाता है। सन हो चाहे डॉटर हो, ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेंबर बन जाते हैं एट बर्थ। 2005 के बाद जो अमेंडमेंट आया उसमें डॉटर्स को भी यहाँ पर इक्वल राइट्स मिल गया है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है सन्स एंड डॉटर्स। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं बच्चों इनके फीचर्स की। तो फीचर के लिए भाई मिलजुल कर चलाओ फादर की लेगेसी कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पर बच्चों एम से है माइनर मेंबर। आप जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेना, बट कहीं पर भी माइनर को मेंबर नहीं कहा जाता। माइनर मतलब ऐसे लोग जिनकी एज 18 से कम होती है। बट HUF एक लौता ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर इधर तुमने किलकारियां ली और उधर तुम उस फैमिली बिजनेस के मेंबर बन गए, यानी कि वहां की जो प्रॉपर्टी है उस पर तुम्हारा भी अधिकार आ गया। वाह भाई वाह। तो यहाँ पर माइनर मेंबर्स को भी मेंबरशिप का राइट मिलता है। उसके बाद कंट्रोल। कंट्रोल तो जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कर्ता इज द ओनली वन जो उस पूरे बिजनेस को चलाने का काम करता है, सारे के सारे डिसीजन कर्ता ही लेता है। और कर्ता कौन होता है? द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। उसके बाद फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो कैसे खोल सकते हैं, तो जस्ट अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत यहाँ पर काम करना होता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ये हमारा यहाँ पर एक्ट है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो फैमिली के साथ। आपके पास होनी चाहिए यहाँ पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि पूर्वजों की विरासत आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद लाइबिलिटी, ये बहुत मेन पॉइंट है। अब क्योंकि कर्ता के हाथ में हम लोगों ने सारे बिजनेस को चलाने की बागडोर दी, तो ऐसे में को पार्टनर्स का कहना था कि हमारे पर्सनल एसेट्स क्यों यूज किए जा रहे हैं भाई, हमारा तो बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, सारे के सारे डिसीजन तो ये कर्ता साहब ले रहे हैं। तो ठीक है, ये बात तो हमें बिल्कुल सही लगी। तो इसीलिए यहाँ पर कर्ता की लाइबिलिटी हमने रखी अनलिमिटेड, कि कर्ता साहब तुम अनलिमिटेड लाइबिलिटी लो क्योंकि तुम ले रहे हो सारे डिसीजन। तो कल को अगर बिजनेस के लाइबिलिटीज को हम पूरा नहीं कर पाए बिजनेस के एसेट से, तो ऐसे में तुम्हारे पर्सनल एसेट सिर्फ खतरे में होंगे, हमारे नहीं। तो कर्ता की लाइबिलिटी रही अनलिमिटेड और बाकी सारे लोगों की लाइबिलिटी रही लिमिटेड टू देयर शेयर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए कॉन्टिन्यूटी। अब ये बिजनेस कॉन्टिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, कि अगर कर्ता बिजनेस चला रहा है और कर्ता की हो जाए डेथ तो क्या बिजनेस बंद हो जाएगा? क्यों भाई, उस घर में क्या कोई और बुजुर्ग नहीं होगा? उससे अगला जो एल्डेस्ट मेंबर होगा, द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर, वो कर्ता बन जाएगा। वो फिर उस बिजनेस को चलाने की जो बागडोर है वो अपने हाथ में ले लेगा। तो इस बिजनेस की कंटिन्यूटी रहती है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता की डेथ भी हो जाए तो भी बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि एक तो रजिस्ट्रेशन है, दूसरी बात जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होता है वो उस बिजनेस की बागडोर फिर संभाल लेता है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिए फीचर्स। अब मैरिट डिमेरिट की तरफ भी एक बार थोड़ी सी नजर डाल देते हैं। तो मैरिट्स के लिए हम कहते हैं लिमिटेड आइज। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर लिमिटेड का मतलब क्या है? सबसे अच्छी बात कि लिमिटेड लाइबिलिटी है, लेकिन सिर्फ किसकी? मेंबर्स की, क्योंकि सिर्फ कर्ता ही ऐसा है जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इंक्रीज द लॉयल्टी एंड द कॉपरेशन। क्या किसी और के बिजनेस में काम कर रहे हो तुम? नहीं,
अपने खुद के बिजनेस में काम कर रहे हो, खुद की फैमिली के लिए काम कर रहे हो, तो ऐसे में तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा कॉपरेशन जो होता है वो बना रहता है, क्योंकि अपने ही लोगों के साथ आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो फैमिली मेंबर्स जो है वो आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, क्योंकि एक दूसरे के बेनिफिट के लिए ही काम किया जा रहा है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस तो यहाँ पे मेंटेन है ही, क्योंकि भले ही कर्ता की डेथ हो जाए तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर जो होता है वो कर्ता की पोजीशन ले लेता है। इफेक्टिव कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ आपने सोल डिसीजन मेकर रखा है। इतने सारे फैमिली मेंबर्स को अगर डिसीजन लेने का राइट दे दिया तो कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, सब कंफ्यूजन में आ जाएंगे, सब सोचेंगे कि अच्छा ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो ऐसे में एक ही बंदे को हमने कहा कि भाई देखो, तुम्हारा डिसीजन सर्वोपरि है, जो तुमने कह दिया वही हम सब लोग यहाँ पर उस चीज को मान लेंगे। तो सिंगल यहाँ पर हमने डिसीजन मेकर रखा, जिसकी वजह से कंट्रोल इफेक्टिव रहा। बट डिमेरिट्स भी है कुछ, और डिमेरिट कर देते हैं इसको डल। कैसे? डोमिनेंस है कर्ता का, भाई कर्ता ही सब कुछ कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके हाथ में पावर ज्यादा है, जिसका कई बार वो मिसयूज कर जाता है। और उस बेचारे के साथ अनलिमिटेड लाइबिलिटी का भी तो बोझ है, कि उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, जहां पर कहीं ना कहीं उसको डर है कि कहीं उसके पर्सनल एसेट उससे छीन ना लिए जाए। लिमिटेड रिसोर्सेज है, क्योंकि कैपिटल सिर्फ कितनी है, जितनी पूर्वजों की विरासत और जितनी उन्होंने सेविंग कर रखी होगी, इससे ज्यादा यहाँ पर उनके पास कुछ भी नहीं है। मैनेजरल स्किल्स यहाँ पर भी लिमिटेड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक ही बंदा तो है जो सारा बिजनेस चला रहा है, और उससे हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर ले कि वो एक्सपर्ट होगा हर एक एरिया में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि HUF, मुझे लगता है कि जब सोल प्रोप्राइटरशिप की फैमिली साथ में आ जाए तो वो HUF बन जाता है ना। बाकी सब चीजें तो मुझे यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा ही लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 फॉर्म्स हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, पार्टनरशिप पे। अब अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप का मतलब क्या है? साझेदारी, दोस्ती यारी। पर ये दोस्ती यारी बिजनेस करने के लिए हुई है, किसी और काम को करने के लिए नहीं। तो जब ये दोस्ती यारी होती है 2 से लेकर 50 लोगों के बीच में, तो बन जाती है एक पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या है? एक ऐसा एसोसिएशन, एक ऐसी हमारी यारी दोस्ती जहां पर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50% चाहिए होते हैं एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन एक रूल, एक सेक्शन ऐसा भी है जो हमें ये कहता है कि 100 तक भी मेंबर हो सकते हैं। बट हमें सिर्फ यहाँ पर याद रखने हैं कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 हमें अलाउड किया गया है कि किसी भी पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर्स होने चाहिए। और आप यहाँ पर अग्री करते हो टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, कि आप इस बिजनेस को मिलकर चलाएंगे, और उस बिजनेस के अंदर आप क्या शेयर करेंगे? प्रॉफिट शेयर करेंगे। और ये बिजनेस या तो कोई एक चलाएगा या सारे मिलकर चलाएंगे, कैरिड ऑन बाय ऑल, और any one of them acting for all। यानी कि या तो वो बिजनेस कोई एक भी चला सकता है या सारे मिलकर भी चला सकते हैं। तो इस तरीके के एसोसिएशन को हम पार्टनरशिप कहते हैं। और पार्टनरशिप के अंदर जितनी भी बातचीत होती है वो एक एक्ट के अकॉर्डिंग होती है, विच इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बट एक्ट तो है हमारे पास, बट यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल भी है। आपकी इच्छा है, अपनी पार्टनरशिप रजिस्टर कराओ चाहे मत कराओ। चलिए अब फीचर्स की अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप के, सो डॉक्टर की लाइबिलिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ MNC, कि डॉक्टर की लाइबिलिटी है कि वही बनाएगा यहाँ पर MNC। तो बेटा यहाँ पर D से है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। अब भाई तुम यारी दोस्ती की बात करते हो, और यारी दोस्ती में कोई भी फैसला अकेले तो नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं जॉइंटली बाय ऑल द पार्टनर्स विद द म्यूचुअल कंसेंट, यानी कि आपसी सहमति से ही यहाँ पर सारे डिसीजन लिए जाते हैं। उसके बाद रिस्क बियरिंग। अरे वो दोस्ती यारी कैसी है जो सुख में तो साथ है लेकिन दुख में साथ नहीं है। बट जब हम पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा एसोसिएशन ऐसा है कि अगर प्रॉफिट में हम तुम्हारे साथ हैं तो रिस्क में भी हम तुम्हारे साथ जरूर रहेंगे। तो यहाँ पे जो रिस्क बियरिंग होती है वो सभी पार्टनर्स में शेयर किया जाता है। लाइबिलिटी लेकिन यहाँ पर भी अनलिमिटेड ही है, वो जॉइंट भी हो सकती है और इंडिविजुअल भी हो सकती है, यानी कि किसी एक एक पर्सन की अलग अलग लाइबिलिटी भी हो सकती है और सबकी लाइबिलिटी मिला जुला कर भी बनाई जा सकती है। बट द मेन पॉइंट इज कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब कि पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं टू पे ऑफ द बिजनेस डेट्स। उसके बाद फॉर्मेशन कैसे खोल सकते हो? अब क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो ऑप्शनल है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी फॉर्मेलिटीज नहीं है, बस 2 लोगों को इकट्ठा करो, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के साथ ही पार्टनरशिप चलाई जा सकती है और अपना बिजनेस मस्त बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर रन कर सकते हो। तो सिंपल एग्रीमेंट है, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है।
अब म्यूचुअल एजेंसी को थोड़ा बाद में डिस्कस करती हूँ, सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टनर्स पे आऊं तो नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 है। कॉन्टिन्यूटी की बात करूं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूटी की कमी है। क्यों? क्योंकि जब किसी पार्टनर की डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी या इन सब चीजों की वजह से हमारा बिजनेस एक बार तो डिसॉल्व जरूर होता है, एक पार्टनरशिप हमारी खत्म हो जाती है और हम चाहें तो नए एग्रीमेंट के साथ एक नई पार्टनरशिप स्टार्ट तो जरूर कर सकते हैं, बट हाँ, पहले वाली सारी टर्म्स और कंडीशंस खत्म हो जाती हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, विच इज म्यूचुअल एजेंसी, कि यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में एक म्यूचुअल एजेंसी का फीचर होता है जो ये कहता है कि कोई भी जो बिजनेस है पार्टनरशिप का, वो सारे मिलकर भी चला सकते हैं या कोई एक भी उन सबके बिहाफ पर चला सकता है, बट सभी लोग एक दूसरे को यहाँ पर अपने एक्ट से बांधते हैं। चाहे कोई एक पार्टनर कुछ भी करके आए तो वो सबके ऊपर लागू होगा, सारे मिलकर करके आए तो भी वो पूरी फर्म पर लागू होगा या उस एक पर्सन पर लागू होगा जो शायद उनके साथ नहीं भी गया हो। तो यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में होता है एजेंट और प्रिंसिपल का रिश्ता, तो जो लेकर आता है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं मैरिट्स के साथ, और इनके मैरिट्स करते हैं बैलेंस्ड मेस तो है बट बैलेंस्ड है। कैसे? क्योंकि यहाँ होती है बैलेंस डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यहाँ जो आपके आइडियाज होते हैं वो कलेक्टिव होते हैं, मिलजुल कर सब लोग यहाँ पर डिसीजन लेते हैं, तो मिस्टेक्स के चांसेस थोड़े यहाँ पर कम हो जाते हैं। फंड्स यहाँ पर ज्यादा हैं। देखो जरा, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदा था और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर सिर्फ उनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो थी, बट यहाँ पर आपके पास 2 से लेकर 50 लोग हो सकते हैं, तो सब लोग अगर थोड़ा थोड़ा पैसा भी इकट्ठा करेंगे तो अच्छा खासा आप यहाँ पर फंड इकट्ठा कर सकते हो। तो क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं पिछले फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में अच्छी है। नेक्स्ट, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बहुत आसानी से खोल सकते हो, जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए, सिंपल एग्रीमेंट है, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। रिस्क बांट सकते हो, बर्डन अपने सारे दोस्तों के साथ बांटोगे, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे रिस्क हो, सब कुछ यहाँ पर बटेगा। सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हो क्योंकि कोई कंपल्शन नहीं है कि आप अपने अकाउंट्स को यहाँ पर पब्लिश करो, बिजनेस की इंफॉर्मेशन आप अपने पास प्राइवेट रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको गली गली सब कुछ यहाँ पर जाकर बताना पड़े। ठीक है, चलिए अब लिमिटेशन इनकी बहुत टांग खींचती है, तो पुल करके हमें यहाँ पर इसके लिमिटेशन को याद रखना है, जहां पर बच्चों पी से मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अब वही बात, जहां 2 बर्तन होंगे वो खड़केंगे तो है ही ना, तो जहां पर 2 से 3 से 4 से 5 से 50 लोग अगर इकट्ठे होंगे तो भाई जरूरी है क्या कि एक ही बात पर तो सबकी सहमति हो जाए? कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस जरूर है, क्योंकि कई बार डिफरेंस आ जाएगा उनके ओपिनियन में, और वो यारी दोस्ती भी कहाँ जहाँ थोड़ी बहुत नोकझोंक या लड़ाई ना हो, तो कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी यहाँ पर होती है। उसके अलावा अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो हमारे लिए है ही कि हमारे पर्सनल एसेट्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसके बाद लिमिटेड रिसोर्सेज है, मान लिया 2 से 50 लोग यहाँ पर आ सकते हैं, बट स्टिल एक लिमिटेशन तो है ना कि सिर्फ 50 तक ही लोग यहाँ पर आएंगे, और जरूरी है कि हर कोई बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पर लगा रहा है बिजनेस के अंदर, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, आप कह सकते हो कि रिसोर्सेज यहाँ पर लिमिटेड हैं। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी जरूर है, क्योंकि यहाँ पर भी डेथ और इंसॉल्वेंसी पार्टनर्स की आपके बिजनेस को डिसॉल्व कर सकती है जब तक आप एक नए एग्रीमेंट के साथ दोबारा शुरुआत नहीं करते। पब्लिक का कॉन्फिडेंस यहाँ पर कम रहता है, क्योंकि एक तो आप रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल रखकर बैठे हुए हो, ऊपर से आप यहाँ पर अपने अकाउंट्स भी नहीं शो करते हो, तो कई बार पब्लिक हेजिटेट करती है ऐसी फर्म्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं है। लो जी, पार्टनरशिप भी आपकी जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसका वो खत्म होता है। अब आती हूँ मैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पे। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के लिए नॉमिनल हेड्स, तो यहाँ पर नॉमिनल हेड्स की अगर मैं बात करूँ तो नॉमिनल से तो हमारा नॉमिनल पार्टनर होता है, ये एक ऐसा पार्टनर है जो आपको अपना नाम इस्तेमाल करने के लिए देता है, कोई पैसा नहीं लगाता, प्रॉफिट शेयर यहाँ पर इसका कुछ नहीं है, बट हाँ लाइबिलिटी इसकी पूरी रहती है कि अगर कल को कुछ भी होता है तो इसकी लाइबिलिटी बनेगी। क्यों? क्योंकि भाई इसका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। अब एच से हमारे पास आता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, यानी कि एक ऐसा पार्टनर जिसने खुद को पार्टनर कहलाना अलाउड किया, मतलब कि यहाँ पर भी आपके कंडक्ट से, यानी कि आपके बातचीत करने के तरीके से सामने वाले को लगा कि आप भी एक पार्टनर है,
बट यहाँ ये काम आप नॉइंगली कर रहे हो, यानी कि जानबूझकर आपको पता भी चल गया था कि सामने वाले को लग रहा है कि आप पार्टनर है, बट आप उसको करेक्ट नहीं कर रहे, नॉइंगली जानबूझकर आप ऐसा करते हो, तो कल को उस लाइबिलिटी के लिए आप भी लाइबल रहेंगे। ई से है फिर बेटा हमारे पास एस्टॉपल, पार्टनर बाय एस्टॉपल। तो पार्टनर बाय एस्टॉपल के अंदर भी हम यही कहते हैं कि जहां आपके बिहेवियर से ऐसा लगता है कि आप पार्टनर हो, बट यहां पर आप जानबूझ के इस काम को नहीं कर रहे हो, आप अननोइंगली कर रहे हो, मतलब कि आपको पता नहीं चला कि यार वो समझ भी रहा है या नहीं समझ रहा, तो ना तो उसने आप सामने से आपको खुलकर कुछ बोला, ना आपने सामने से उसको खुलकर कुछ कहा है, तो यहाँ पर अननोइंगली आपके बिहेवियर से उस बंदे को लगा कि यार ये भी पार्टनर है, तभी इतनी सारी जानकारी इसको भी बिजनेस के बारे में है और तभी सिर्फ यही सारी बातें कर रहा है, तो ऐसे में आप भी सारी लाइबिलिटीज के लिए लाइबल रहेंगे। उसके बाद बेटा ए से होता है हमारा एक्टिव पार्टनर, जैसे कि मैं हूं आपकी एक्टिव पार्टनर, जहां पर कंट्रीब्यूट किया जाता है कैपिटल, मैनेजमेंट में भी पूरा पार्टिसिपेशन रहता है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, प्रॉफिट और लॉस तो डेफिनेटली ये लोग भी शेयर करेंगे। उसके बाद स्लीपिंग और द डॉर्मेंट पार्टनर, तुम जो अटेंडेंस नहीं लगाते हो वो सारे के सारे नालायक हो तुम, कौन से, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, जहां पे तुमने कैपिटल लगाई है बट मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करोगे और लाइबिलिटी भी तुम्हारी अनलिमिटेड रहेगी। सीक्रेट पार्टनर, जिसके बारे में किसी को नहीं बताया है, पार्टनर तो है पर लोगों को नहीं बताया है, तो ऐसा पार्टनर जिसको हमने पब्लिक से छुपा कर रखा हुआ है, जिसकी आइडेंटिटी हम लोगों ने यहाँ पर हाइड कर ली है, बट स्टिल वो भी हमारे लिए यहाँ पर हर चीज के लिए लाइबल होता है। ठीक है जी, सो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हो गए आप सभी को क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं कि कितने तरीके की पार्टनरशिप होती है। तो पार्टनरशिप की क्लासिफिकेशन दो बेसिस पर होती है, ड्यूरेशन और लाइबिलिटी के बेसिस पर। तो ड्यूरेशन की बात करूं तो एक होती है पार्टनरशिप एट विल, यानी कि अपनी इच्छा, विल का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा, अपनी इच्छा से बनाएंगे, अपनी इच्छा से खत्म कर देंगे, तो कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं हुआ, आपकी जब मर्जी हुई आपने पार्टनरशिप खोल ली, जब मर्जी हुई एक नोटिस जारी करके उस पार्टनरशिप को खत्म कर दिया। बट पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर बनाई है तुमने किसी स्पेशल रीजन से है, किसी स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए, कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि तुम्हें बनानी थी एक बिल्डिंग, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए तुम दो लोग एक साथ आए, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई तुम्हारी पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो गई। तो ऐसी पार्टनरशिप जिसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड या कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहलाती है। अब एक पार्टनरशिप लाइबिलिटी के बेसिस पर भी होती है, जैसे कि जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। अब तक जो हम बातें पढ़कर आए हैं वो जनरल पार्टनरशिप की थी, जहां हमने ये समझा कि सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और वो सारी बातें जो अब तक मैंने तुम्हें बताई वो सारी जनरल पार्टनरशिप में अप्लाई होती है। बट लिमिटेड पार्टनरशिप एक ऐसी यूनिक पार्टनरशिप है जहां पर हम कहते हैं कि यार कम से कम एक पार्टनर कह दो, सिर्फ एक कह दो कि मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, और बाकी सारे लोग अपनी लाइबिलिटी कैसे रख सकते हैं, लिमिटेड, और इसीलिए तो इसका नाम क्या है, लिमिटेड पार्टनरशिप, कि कम से कम एक की अनलिमिटेड होगी, एक तो हमें बकरा पकड़ना ही पड़ेगा, बाकी सारे चलो लिमिटेड पार्टनरशिप के साथ यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ अपना काम चला सकते हो। ठीक है, तो यहां तक भी बात समझ आ गई होगी। चलो अब चलते हैं पार्टनरशिप डीड की तरफ। इतनी सारी बातें कर रहे हो, कौन याद रखेगा इतना सब कुछ, तो एक काम करते हैं ना, लिख लेते हैं सारी बातें, क्योंकि मुंह जबानी बातों के बारे में तो भैया हमने सुना है कि लोग पलट जाते हैं, तो एक काम करते हैं लिख लेते हैं सब कुछ। तो जब ये पार्टनरशिप की सारी टर्म्स और कंडीशंस लिख ली जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटन एग्रीमेंट, जहां पे नाम, नेचर, कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग, ड्यूटीज, डिसोल्यूशन का प्रोसीजर सब कुछ तुमने लिख लिया है, तो उस लिखे हुए डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड के अंदर सारी बातें लिखी होती है, पार्टनर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कितनी कैपिटल लगाई, कितना इंटरेस्ट लोगे, सारी चीजें। ठीक है, अब पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होता है ऑप्शनल, बट अगर रजिस्ट्रेशन कराना भी हो तो क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करो, रजिस्ट्रार को फीस दो, वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा, और नहीं रजिस्टर कराओगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। क्या फेस करनी पड़ेगी कि एक तो किसी पार्टनर को स्यू मतलब उनके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते हो, ना ही आउटसाइडर पे केस फाइल कर सकते हो, ना ही आप एक्वायर कर सकते हो प्रॉपर्टी अपनी फर्म के नाम पर, ना ही कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकते हो, कांट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट्स। और अगर पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं है
तो फर्म और पार्टनर्स की भी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी फिर हम नहीं कहेंगे कि होती है। रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो एंटिटी बन जाएगी सेपरेट, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, लो जी मुबारक हो, पार्टनरशिप भी हो गई आपकी खत्म। अब आते हैं बच्चों कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरफ। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की अगर मैं बात करूं तो नाम क्या कहता है, एक ऐसी सोसाइटी जो कॉपरेशन के साथ चलती है, मिलजुल कर चलती है। और क्योंकि यह है एक सोसाइटी, तो भैया सोसाइटी में तो जितने लोग आना चाहें आ सकते हैं और जितने लोग जाना चाहें जा भी सकते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। पार्टनरशिप में भी लोग मिलजुल कर काम करते हैं, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर वॉलंटरी एसोसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका फीचर माना जाता है। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है एक वॉलंटरी एसोसिएशन, जिसको बनाने के लिए हमें कम से कम 10 लोग तो चाहिए। पार्टनरशिप में तो 2 के साथ भी काम चल सकता है, बट सोसाइटी बनानी है, अब सोसाइटी 2 लोगों से थोड़ी ना बनेगी, कम से कम 10 लोग चाहिए। बट वो 10 होने चाहिए अडल्ट मेंबर्स, यानी कि माइनर मेंबर्स को यहाँ पर एंट्री नहीं मिलने वाली है। तो 10 अडल्ट मेंबर्स यहाँ पर हमें चाहिए टू स्टार्ट आवर वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ द पर्संस। ठीक है, अब क्यों चाहिए, क्योंकि एक साथ मिलकर काम कराना है फॉर द म्यूचुअल वेलफेयर। यहाँ हमारा जो मेन पर्पस है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, यहाँ हमारा मेन पर्पस है एक दूसरे की भलाई का काम करना, कि हम यहाँ एक दूसरे के भले के लिए काम करेंगे और रजिस्टर्ड कराएंगे अपनी सोसाइटी को अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। यानी कि यहाँ रजिस्ट्रेशन है कंपलसरी, जो आपको कराना ही पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन कराते ही आपकी सोसाइटी को मिल जाएगी एक यूनिक आइडेंटिटी, यानी कि एक लीगल स्टेटस। अब इसकी फीचर्स की अगर मैं बात करूं, सो कॉल्स ये बुलाती रहती है सब लोगों को, वॉलंटरी एसोसिएशन जो है। तो यहाँ पर सी से होता है बेटा कंट्रोल, की कंट्रोल है बिल्कुल डेमोक्रेटिक, 1 मेंबर 1 वोट बाय द इलेक्टिंग मैनेजिंग कमेटी। यहाँ पर क्योंकि मिनिमम 10 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, तो ऐसे में बात आती है कि कंट्रोल करेगा कौन। अब सब लोगों के हाथों में कंट्रोल दे देंगे तो बस हो गया काम। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पर पहले कराते हैं वोटिंग। वोटिंग कराने के पीछे हमारा मेन पर्पस होता है कि हमें एक मैनेजिंग कमेटी बनानी है जो हमारे लिए सारे डिसीजन लेगी। तो 1 मेंबर 1 वोट, चाहे किसी ने कितना भी पैसा लगाया हो, लेकिन वोट करने का अधिकार सिर्फ उसको एक ही बार मिलेगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक पैटर्न है। तो कंट्रोल है हमारा किसके हाथ में, इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी के हाथ में। वॉलंटरी है एसोसिएशन, मतलब जो एसोसिएशन है हमारा वो वॉलंटरी है, जहां पर सबको आने का बिल्कुल हम यहाँ पर कहते हैं कि सबको ऑफर है। आप जब आपका मन करे आप हमारी सोसाइटी को ज्वाइन करें, और कभी अगर आपको इसको छोड़ के जाने की भी इच्छा है तो आप इसको छोड़कर भी जा सकते हैं। कोई आपके ऊपर किसी भी तरीके का, हम लोग यहाँ पर फोर्सफुली इस तरीके के बाउंडेशंस नहीं लगाएंगे कि आपको रहना ही है या आपको जाना ही है। ठीक है, अब क्योंकि रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो सेपरेट एंटिटी बन जाएगी फ्रॉम योर मेंबर्स, सेपरेट फ्रॉम योर मेंबर्स, कि हमारे यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है, हमारा बिजनेस अलग है, और जो लोगों ने पैसा लगाया है वो लोग अलग है। बट हाँ, यहाँ पर फायदे भी हैं बहुत सारे रजिस्ट्रेशन के, कि लाइबिलिटी तुम्हारी देखो क्या हो गई है, यहाँ पर लिमिटेड हो गई है, यानी कि जिसने जितना पैसा लगाया सिर्फ उतने तक की आपकी लाइबिलिटी है। और हमारे यहाँ पर मोटिव क्या है, सर्विस मोटिव, हम यहाँ पे सर्विस मोटिव के लिए काम करते हैं। ठीक, अब क्योंकि जब हम भलाई का काम करते हैं ना, तो हम इधर उधर की चीजों को कम ही देखते हैं। तो देखो इनका मेरिट भी यही कहता है, सीलेस मत देखो बेकार की बातें, सीलेस। तो बेटा सीलेस के लिए है सबसे पहले हमारा स्टेबल एग्जिस्टेंस, कि क्योंकि आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है ना, तो जब आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो उसकी वजह से आपकी एग्जिस्टेंस स्टेबल हो गई है। लॉ की नज़रों में आप अलग हैं, मेंबर अलग हैं, तो जब आपको बनाने वाला लॉ है तो आपको खत्म करने वाला भी यहाँ पर लॉ ही होगा। तो किसी भी मेंबर की डेथ या उसके बैंकरप्ट हो जाने की वजह से बिजनेस की कंटिन्यूटी अफेक्ट नहीं होगी। इक्वालिटी है वोटिंग राइट में, फेयरनेस और डेमोक्रेटिक पैटर्न की वजह से हर किसी को सिर्फ एक ही बार वोट करने का अधिकार हमने यहाँ पर दिया है। इकोनॉमी है ऑपरेशन में, क्योंकि यहाँ पर हम मिडल मैन्स को अलाउड नहीं करते, सारा काम हम खुद करेंगे। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के साथ हम कांटेक्ट रखेंगे, यहाँ पर खुद बनाएंगे बहुत सारी चीजें, तो मिडल मैन नहीं है, इसलिए यहाँ पर सामान सस्ता बनता है। लिमिटेड लाइबिलिटी है, मेंबर्स की लाइबिलिटी यहाँ पर लिमिटेड है, सिर्फ उतनी जितना कि उन्होंने बिजनेस से पैसा लगाया। फॉर्मेशन
बहुत ही यहाँ पर आसान है, सिंपल प्रोसेस है। 10 मेंबर के साथ ही आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करा दो बस कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के तहत। और सुपर सपोर्ट मिलता है फिर गवर्नमेंट से, सुपर सपोर्ट, क्योंकि आप यहाँ पे वेलफेयर के लिए काम करते हो तो आपको कम टैक्स भरना पड़ता है, आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी यानी कि छूट मिल जाती है रॉ मटेरियल्स के ऊपर, और बहुत ही सस्ते में आपको यहाँ पर लोन्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डिमेरिट्स की। सो डिमेरिट्स के लिए स्लाइड। अब स्लाइड के अंदर बेटा हमारा यहाँ पर एस क्या कहता है कि सीक्रेसी कई बार यहाँ पर क्या हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज। क्योंकि देखो आप यहाँ पर लिमिट तो तय नहीं कर रहे हो कि कितने लोग हैं, मैक्सिमम लोग हैं। अब भैया कौन कैसा है ये कैसे जज कर सकते हैं, तो कई बार हमारी कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन यहाँ पर लीक हो जाती है। तो क्योंकि डिसीजन डिस्कस हो जाते हैं यहाँ पर ओपनली, तो कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पर मेंटेन नहीं रहती है। लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब आप कहेंगे कि मैम आपने पार्टनरशिप में बोला था कि 50 लोग हैं इसलिए लिमिटेड है, बट यहाँ तो अनलिमिटेड है ना। अरे मेरे बच्चे, अब ये भी तो देखो ना कि यहाँ पर मोटिव आपका सर्विस है, प्रॉफिट भी तो नहीं है। अब तुम्हें तो पता है ना कि हम जनता लालची है, हमें तो वहां पैसा लगाना है ना जहां हमें प्रॉफिट मिलेगा। हम सर्विस मोटिव के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए जब भी काम करते हैं तो लिमिटेड अमाउंट के साथ ही काम करते हैं ना। तो हम बहुत सारा पैसा यहाँ पर नहीं लगाना चाहते क्योंकि रिटर्न्स यहाँ पर उतनी ज्यादा नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर स्मॉल कंट्रीब्यूशन ही रहता है जिसकी वजह से एक्सपेंशन नहीं हो पाता। मैनेजमेंट में इनएफिशिएंसी रहती है क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज्यादा आप प्रोफेशनल्स लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मेन पर्पस यहाँ पर एक दूसरे की मदद करना है, म्यूचुअल वेलफेयर आपका यहाँ पे पर्पस है। तो ऐसे में आप प्रोफेशनलिस्ट की सैलरी अफोर्ड नहीं कर पाते हो बिकॉज यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इसलिए यहाँ पे प्रोफेशनल स्किल्स की कमी रहती है, क्योंकि आप में से ही कोई है कुछ लोग जो इस बिजनेस को चला रहे हैं और जरूरी नहीं है कि वो प्रोफेशनलिस्ट ही हों। डिफरेंसेस इन ओपिनियन डेफिनेटली हो सकता है, जितने ज्यादा लोग बढ़ते जाएंगे उतने ज्यादा ओपिनियंस में डिफरेंसेस आने शुरू हो जाएंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर आएंगे। अब गवर्नमेंट क्या करती है, जब गवर्नमेंट कुछ भी फायदा देती है ना तो गवर्नमेंट उसके ऊपर अपनी नजर भी रखती है। गवर्नमेंट कहती है हम दे रहे हैं ना तुम्हें, टैक्स में छूट दे रहे हैं, रॉ मटेरियल सस्ता दिलवा रहे हैं, लोन भी सस्ता दिलवा रहे हैं, तो गवर्नमेंट यहाँ पर आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो बहुत सारे रूल्स, ऑडिटिंग रूल्स और रेगुलेशंस आपके यहाँ पर लेकर आती है, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फ्रीडम आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरफ। तो हमारे पास 6 टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब एज द नेम सजेस्ट कि ये सोसाइटी कंज्यूमर ही बनाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको चाहिए गुड्स एट द रीजनेबल प्राइस। भाई सस्ते मजबूत टिकाऊ गुड्स चाहिए हमें, इसलिए हमने सोसाइटी को बनाया, क्योंकि हमने यहाँ पर मिडलमैन को भी हटाया, डायरेक्टली हमने यहाँ पर प्रोड्यूसर से सामान खरीदा। जैसे कि हमारे यहाँ पर चलते हैं बहुत सारे सुपर बाजार्स दिल्ली के अंदर, जो कि हमारे एग्जाम्पल है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के। उसके बाद प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इन्हें कौन बनाता होगा? इन्हें वो हमारे वो छोटे छोटे प्रोड्यूसर सेटअप करते हैं जिनकी बार्गेनिंग पावर थोड़ी सी कम होती है। तो कुछ प्रोड्यूसर्स या स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स कलेक्टिवली यहाँ पर काम करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचते हैं। मेन पर्पस क्या है कि मेंबर्स को अपने सामान की अच्छी प्राइस मिल जाए और बिग ट्रेडर्स का एक्सप्लॉयटेशन से हम यहाँ पर बच पाए। अब एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि बहुत सारे शुगर केन ग्रोवर्स यहाँ पर अपनी शुगर कोऑपरेटिव्स बना लेते हैं, क्योंकि वरना जो बिग कैपिटलिस्ट है कहीं ना कहीं उनका एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। उसके बाद मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसको बनाने वाले होते हैं कुछ छोटे छोटे फार्मर्स या प्रोड्यूसर्स जो अपने सामान को इकट्ठा बेचना चाहते हैं। क्यों? अकेले बेचने के लिए निकलते हैं तो लोग उन्हें अच्छे प्राइस नहीं देते, सामान भी महंगा मिलता है अगर खरीदने जाते हैं तो ऐसे में साथ में करते हैं अपने आउटपुट की पूलिंग, यानी कि इकट्ठा कर लेते हैं और फिर जाते हैं मार्केट में मस्त सामान बेचने के लिए। तो यहाँ पर उनकी कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि एक साथ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, स्टोरेज एक साथ मिलकर उसका पैसा भर रहे हैं, ग्रेडिंग करना, ब्रांडिंग एस्टैब्लिश करना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सब कुछ यहाँ पर सस्ता हो जाता है। जैसे कि कुछ एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब यहाँ पर प्रोवाइड किया गया कुछ फार्मर्स को कि भाई अगर तुम्हें चाहिए एग्रीकल्चर के लिए अच्छे इनपुट्स, अच्छी वैरायटी के सीड्स और बहुत सारी फैसिलिटीज, तो वो हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे फार्मर्स को दिए जाते हैं बेटर इनपुट्स जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन फैसिलिटी या फिर मशीनें,
जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ फार्मिंग कम हो जाएगी और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो बहुत सारी कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज हमारे पास आज के टाइम पे अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। अब इसका क्या काम है भाई, तुमने सामान बिकवा दिया, सामान खरीदवा दिया, बट पैसा तो दे दो उन सब काम को करने के लिए। तो उसके लिए आई क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, जहां पर दिया गया फाइनेंशियल हेल्प टू द मेंबर्स बाय ऑफरिंग द लोन्स एट द लो इंटरेस्ट रेट, यानी कि कम दामों में आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं बढ़िया बढ़िया लोन्स, जिससे कि आप बड़े बड़े मनी लेंडर्स के एक्सप्लॉयटेशन से खुद को बचा सकते हो कि वो जमींदार और साहूकार जो करते हैं तुम्हारा शोषण ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगाकर, उससे हम तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं। तो बहुत सारी हमारे पास क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज हैं गांव वगैरह में जो इस तरीके का भलाई का काम कर रही हैं। उसके बाद आती है हाउसिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज। चलो अब बना देते हैं तुम्हारे सपनों का घर। तो सपनों के घर को बनाने के लिए तुम्हें या तो जगह चाहिए या तुम्हें पैसा चाहिए। तो यहाँ पर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज लोगों के लिए रेजिडेंशियल हाउसेस बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं एट द रीजनेबल कॉस्ट। ये तुम्हारी मदद करते हैं तुम्हें ज़मीन दिलवाने में, उनके अप्रूवल्स के अंदर, और तुम्हारे सपनों का घर बनाने में ये तुम्हारी मदद करते हैं। तो बहुत सारे मुंबई और दिल्ली के अंदर ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो लोगों के अपना घर होने का जो सपना है उसको पूरा करने में उनकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की। हाँ, तो अब तक ये जो हमने 4 फॉर्म्स पढ़ी, ये तो धीरे धीरे आपने देखा कि बढ़ती चली गई। अब आती है सबसे बड़ी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको खोलना इतना आसान नहीं होता, ना ही इसको चलाना इतना आसान होता है। तो अब हम बात करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी की, और यहाँ पर अब बढ़ गए हैं बहुत सारे लोग। तो ये एक ऐसा एसोसिएशन है जहां पर होती है सेपरेट लीगल एंटिटी, और जिसको गवर्न करता है कंपनीज एक्ट 2013। मतलब कि अगर आपको अपनी एक कंपनी खोलनी है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एंटर करना चाहते हैं, तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब तो ये बात तुम समझ गए होगे कि जब जब रजिस्ट्रेशन होता है तब तब मिलती है सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि लॉ की नजरों में आप बन जाते हैं, यानी कि आपका बिजनेस बन जाता है सेपरेट। वहां पर उसको एक लीगल स्टेटस मिलता है। लॉ की नजरों में आपका बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है, जहां उसको कुछ अधिकार मिलते हैं, जैसे कि आप अपने बिजनेस के नाम पर प्रॉपर्टी ले सकते हो, आप अपने बिजनेस के नाम पर लोन ले सकते हो, आप अपने बिजनेस के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो, एज वेल एज आप किसी और के ऊपर भी केस फाइल कर सकते हो, और कोई आपके बिजनेस पर भी केस फाइल कर सकता है। क्यों? क्योंकि लॉ की नज़रों में तुम शेयर होल्डर, तुम पैसे लगाने वाले या बिजनेस को चलाने वाले लोग अलग हो और तुम्हारा बिजनेस अलग है। तो लीगली तुम्हारे बिजनेस का बर्थ होता है जब तुम करा लेते हो अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये कॉमन बात है जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में आपने यहाँ पे देखा कि फॉलो हुई है। अब इसके फीचर्स के लिए, क्योंकि ये यहाँ पर होता है बहुत तगड़ा रिस्क, सो क्लैप फॉर द रिस्क बियरिंग, वही समझाएंगे इसके फीचर्स। तो बेटा यहाँ अब कंट्रोल कैसे है? यहाँ कंट्रोल होता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि यहाँ भी मेंबर्स की लिमिटेशंस नहीं है। 2 तरीके की कंपनी है, पब्लिक और प्राइवेट, जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूँ तो वहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड मेंबर्स यहाँ पर आ सकते हैं। तो अब अनलिमिटेड आएंगे तो भाई कौन ही संभालेगा? तो यहाँ हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुना टू कंट्रोल और मैनेज आवर बिजनेस। उसके बाद लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी में यहाँ पर कुछ बातें थी, जैसे कि 3 तरीके की लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बाय शेयर्स, लाइबिलिटी बाय गारंटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो जनरली जब आप बुक्स में पढ़ते हैं तो वो लाइबिलिटी बाय शेयर्स की बात करते हैं। तो लाइबिलिटी बाय शेयर्स का मतलब है कि आपने जितना पैसा अपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, यानी कि जितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया, सिर्फ उतने तक की आपकी लाइबिलिटी है। और वो कितनी होगी? द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। अनपेड अमाउंट, मान लो जैसे कि 10 रुपए का आपने एक शेयर खरीदा, 7 रुपए आप पे कर चुके हो अपने एक शेयर पे, तो अब आपकी लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए की रह गई है। इससे ज्यादा पैसा आपको यहाँ पर नहीं भरना होगा। ठीक है, उसके बाद आपके बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि लॉ ने अब उसको क्रिएट कर लिया है।
उसके बाद परपैचुअल सक्सेशन, परपैचुअल सक्सेशन को आप सिंपली कॉन्टिन्यूटी भी कह सकते हो कि आपके बिजनेस की यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी है। क्यों? क्योंकि मेंबर्स आएंगे जाएंगे, हो सकता है उनकी डेथ भी हो जाए, बट कंपनी हमेशा चलती रहेगी क्योंकि लॉ की नजरों में कंपनी एग्जिस्ट कर रही है। बनाएगा लॉ, खत्म भी लॉ ही करेगा, तो मेंबर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है कॉन्टिन्यूटी पे। सेपरेट लीगल एंटिटी तो है ही क्योंकि रजिस्ट्रेशन करा चुके हो। उसके बाद फॉर्मेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पे एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है जो हम इस चैप्टर में अभी सीखने वाले हैं। रिस्क बियरिंग, यहाँ पर सारे शेयर होल्डर्स लेकिन रिस्क को हमारे साथ बियर करेंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद मैरिट की बात करूं तो भैया लिमिटेड स्कोप है पीपीटी बनाने का यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइबिलिटी बेटा कैसी हो गई है हमारी, लिमिटेड लाइबिलिटी है। आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है सिर्फ उतने तक के लिए अप्लाइबल हो, खुश हो जाओ, तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। उसके बाद एक्सपेंशन का पूरा स्कोप है क्योंकि यहाँ पर पैसा भर भर के लोग इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ह्यूज रिटर्न आने के चांसेस होते हैं। कॉपरेटिव में तो हम पैसा कम लगा रहे हैं क्योंकि रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं होते, बट यहाँ पे रिटर्न्स के चांसेस अच्छे होते हैं, इसलिए हम अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। परपैचुअल एग्जिस्टेंस है, यानी कि लगातार हमारा बिजनेस चलता रहेगा। मेंबर्स की वजह से यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। मेंबर्स आएंगे जाएंगे, इंसॉल्वेंट हो, डेथ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोफेशनल मैनेजमेंट है क्योंकि पैसों की कमी नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिजनेस को चलाने वाले हैं, सब होते हैं प्रोफेशनलिस्ट, तो यहाँ पर हम हायर कर सकते हैं एक्सपर्ट्स को, स्पेशलिस्ट को, क्योंकि हम यहाँ पर अफोर्ड कर सकते हैं उनकी हाई सैलरीज। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है कि क्या आप अपना मालिकाना अधिकार या किसी और के नाम पे ट्रांसफर करना चाहते हैं या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने शेयर्स को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, बट ये काम सिर्फ कहाँ कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के अंदर, ठीक है। चलो, अब इसके डिमेरिट की तरफ चलूं तो डिमेरिट के लिए हम कहेंगे एलसीडी कॉइन। अब एलसीडी कॉइन का मतलब क्या है? लैक ऑफ सीक्रेसी। यहाँ पर बच्चों आप लोगों को देखने को मिलेगी लैक ऑफ सीक्रेसी। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको अपने अकाउंट्स को पब्लिश करना ही होगा। तुम चाहो तो निकाल लो रिलायंस की बैलेंस शीट, रिलायंस का प्रॉफिट एंड लॉस, रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट, तुम भी चाहो तो देख सकते हो इन सभी बड़ी बड़ी कंपनियों के अकाउंट्स को। तो यहाँ पर लैक ऑफ सीक्रेसी रहती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो डेफिनेटली, अब ये तो चीज़ हमने देख ली कि जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स तो आएंगे ही। सिर्फ एक बेचारा हमारा वो था ना, सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल लाइफ, फुल कंट्रोल, नो लड़ाई झगड़ा, तभी तो मैंने बोला वहां तो अकेला बंदा है, कोई लड़ाई झगड़े का मतलब ही नहीं है। यहाँ है ना लड़ाई झगड़े करने के लिए बहुत सारे लोग। उसके बाद डिसीजन मेकिंग में डिले है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, यहाँ आपका जो डिसीजन है समटाइम्स स्लो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉपर चैनल यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्सिटी है, प्रोसेस बहुत लंबा है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा होते हैं, पैसा भी अच्छा खासा खर्च होता है। ओलिगार्किक मैनेजमेंट, ये थोड़ा सा हमारे इंपॉर्टेंट है, जो कहीं देखने को नहीं मिलता कि ओलिगार्किक मैनेजमेंट है, यानी कि एक्चुअल में जो कंट्रोल है ना वो कुछ ही लोगों के हाथों में है। हमने बहुत सारे मेंबर्स में से कुछ लोगों को चुना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में, तो अल्टीमेटली देखा जाए पैसा तो इतने सारे लोगों ने लगाया, लेकिन कंट्रोल किसके हाथों में है? रूल कौन कर रहा है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? तो रूल बाय फ्यू इज नोन एज द ओलिगार्किक मैनेजमेंट, की यानी कि जो बोलबाला है, बेसिकली जो डोमिनेंस है वो कुछ ही लोगों का है बिजनेस के ऊपर, तो उसको बोला गया कि ओलिगार्किक मैनेजमेंट है। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, यहाँ पर पर्सनल टच नहीं होता, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो किसके साथ इतने ज़्यादा आपसी रिश्ते आप बना पाओगे, तो यहाँ पे इम्पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा फोकस सिर्फ काम पर होता है। न्यूमरस रेगुलेशंस है, बहुत सारे रेगुलेशंस होंगे यहाँ पे, आपको बहुत सारे यहाँ पे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फ्लैक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे। चलो, अब टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास 3 तरीके की कंपनी है जो हमें यहाँ पर पढ़नी है, प्राइवेट, पब्लिक और 1%। तो प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसमें मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 मेंबर्स आ सकते हैं और यहाँ पर आप अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी कि पब्लिकली शेयर्स ट्रांसफर यहाँ नहीं हो सकते हैं। बट पब्लिक कंपनी एज द नेम सजेस्ट, भाई पब्लिक कंपनी तो पब्लिक के लिए ही हुई ना, तो मिनिमम 7 मेंबर्स, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आराम से शेयर्स को बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। 1% कंपनी, कंपनी तो है लेकिन मेंबर एक ही होगा, तो एक स्पेशल कैटेगरी है हमारी ये, जहां पर एक ही मेंबर है, नॉमिनी बनाकर रखना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो इसलिए सेपरेट लीगल एंटिटी है।
तो चलो तीनों में जरा एक डिफरेंस देख लेते हैं जिससे हमें पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो, अगर मिनिमम मेंबर्स की बात करूं, पब्लिक में 7, प्राइवेट में 2 और यहाँ तो एक ही चाहिए क्योंकि नाम ही है उसका 1%। मैक्सिमम मेंबर्स, पब्लिक में कोई लिमिट नहीं है, प्राइवेट में 200 की हो गई और 1% में तो मैक्सिमम भी एक ही हो सकता है। मिनिमम डायरेक्टर्स, पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2 और 1% में क्योंकि एक ही मेंबर है तो डायरेक्टर भी एक ही हुआ। शेयर ट्रांसफर, यहाँ आप फ्रीली शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ तो एप्लीकेबिलिटी ही नहीं है इस चीज की। रेजिंग द कैपिटल, पैसा कहाँ से आता है, यहाँ आप पब्लिक से पैसा ले सकते हो या पैसा उधार भी ले सकते हो, यहाँ आप पब्लिक से पैसा उधार नहीं ले सकते और यहाँ भी पैसा उधार आप नहीं ले सकते। उसके बाद नेम, नाम के अंत में क्या लगाना है, पब्लिक को लिमिटेड लगाना है, प्राइवेट को प्राइवेट लिमिटेड लगाना है, 1% को ओपीसी यानी कि 1% कंपनी या ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लगाना है। लीगल स्टेटस, तीनों का सेपरेट लीगल स्टेटस है क्योंकि तीनों का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। कॉन्टिन्यूटी की बात करूं तो यहाँ पर पब्लिक का भी कॉन्टिन्यूटी है यानी कि कॉन्टिन्यूस एग्जिस्टेंस है, यहाँ भी कॉन्टिन्यूस एग्जिस्टेंस है और यहाँ भी है क्योंकि भले एक ही मेंबर हो बट यहाँ पर हमारे पास नॉमिनी भी होता है, तो अगर सोल मेंबर की डेथ भी हो जाती है तो नॉमिनी उसकी प्लेस ले लेता है। ठीक है जी, तो ये भी समझ आ गया। अब फटाफट से हम सारी की सारी फॉर्म्स में कंपैरिजन कर लेते हैं और उसके बाद हमारा जो पार्ट 1 है इस चैप्टर का वो कंप्लीट भी हो गया। तो देखो जरा, सबसे पहले फॉर्मेशन की बात करूं तो सबसे आसान है सोल प्रोप्राइटरशिप को खोलना क्योंकि बहुत ही कम लीगल फॉर्मेलिटीज है। HUF के अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका ये बिजनेस चलता रहता है इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के साथ। यहाँ पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर। यहाँ पर भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी आप ध्यान रखना कि रजिस्ट्रेशन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में है। उसके बाद नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ तो एक ही है सोल प्रोप्राइटरशिप में। HUF में मिनिमम 2 एटलीस्ट होने चाहिए आपके पास। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मिनिमम 10 होने चाहिए, एक स्टेट में 20 मल्टी स्टेट और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जॉइंट स्टॉक में प्राइवेट में 2 से लेकर 200 तक जाते हैं और पब्लिक में 7 से लेकर अनलिमिटेड है। कैपिटल यहाँ लिमिटेड है क्योंकि ऑनर की सेविंग या ऑनर की उधारी है सिर्फ। HUF के अंदर सिर्फ आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फैमिली रिसोर्सेज से जो भी पैसा आपके पास आए। पार्टनरशिप में ज्यादा रिसोर्सेज है एज कंपेयर टू द प्रीवियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव में लिमिटेड है क्योंकि मेंबर जो है वो कम ही कंट्रीब्यूट करते हैं या थोड़ा बहुत जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे। जॉइंट स्टॉक में बहुत ज्यादा है क्योंकि पब्लिक से भी पैसा आ सकता है। लिमिटेड लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो अनलिमिटेड है। यहाँ कर्ता की अनलिमिटेड है, बाकी मेंबर्स की लिमिटेड। उसके बाद पार्टनरशिप में सबकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिमिटेड है जितना पैसा आपने लगाया है और कंपनी में भी लिमिटेड है जितना आपका अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स था। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है। कॉन्टिन्यूटी की बात करूं तो सोल प्रोप्राइटरशिप तो खत्म हो जाएगी जैसे ही सोल प्रोप्राइटर की डेथ, इंसॉल्वेंसी या इलनेस आएगी। वहीं पर अगर मैं HUF की बात करूं तो अगला एल्डेस्ट मेंबर कर्ता बन जाएगा। आपके पार्टनरशिप के अंदर एक बार तो खत्म हो ही जाएगी आपकी पार्टनरशिप। उसके बाद आपके कोऑपरेटिव और जॉइंट स्टॉक में परपेचुअल एग्जिस्टेंस है। मेंबर की डेथ हो, इंसॉल्वेंट हो, इलनेस आए, इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद कंट्रोल और मैनेजमेंट की बात करूं तो सोल प्रोप्राइटर का फुल कंट्रोल होता है अपने बिजनेस पे। HUF में कर्ता कंट्रोल करता है, आपके पार्टनरशिप में आप ज्वाइंटली कंट्रोल करते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी में डेमोक्रेटिव है, इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि जो इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी होती है वो संभालती है और यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद सीक्रेसी की अगर मैं बात करूं तो बच्चों सीक्रेसी के अंदर यहाँ हाई सीक्रेसी है सोल प्रोप्राइटरशिप में क्योंकि अकेले हो, किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करना। यहाँ भी आप अपनी फैमिली के साथ ही डिस्कशन कर रहे हो तो सीक्रेसी मेंटेन है। पार्टनरशिप में सीक्रेसी मेंटेन है बट हाँ क्योंकि पब्लिक डिस्क्लोजर आप नहीं कर रहे हो। कोऑपरेटिव में सीक्रेसी लिमिटेड है क्योंकि डिस्कशन पूरा ओपनली होता है और जॉइंट स्टॉक में तो है ही नहीं क्योंकि आपको अपने अकाउंट्स और रिपोर्ट्स पब्लिश करने हैं। सुटेबिलिटी, अगर आप एक छोटा सा बिजनेस चलाना चाहते हो, अपना पर्सनल बिजनेस, अपनी दुकान, अपना स्टॉल, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है। ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस है जैसे कि ज्वेलरी और टेक्सटाइल्स वगैरह का होता है आजकल लोगों का, तो HUF तो चल ही रहा है। अगर आप छोटा सा मीडियम स्केल का बिजनेस चलाना चाहते हो जैसे कि ट्रेडिंग फर्म्स टाइप, तो पार्टनरशिप चला लो। या अगर आप वेलफेयर ओरिएंटेड बिजनेस करना चाहते हो, सभी लोगों के मिलकर एक नीड पूरी करना चाहते हो, तो कोऑपरेटिव है। वहीं पे अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तुम्हें सेटअप करनी है, बैंक, IT कंपनीज या मैन्युफैक्चरिंग, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, सो बच्चों
पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया है अपना चैप्टर नंबर 2 का। फटाफट से थम्स अप कर दो कि यस मैम, अब जाके हमें पूरा का पूरा ये जो पार्ट 1 था फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, ये बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो अगर आपको खोलनी है कोई भी कंपनी, तो उसके लिए आपको 3 स्टेजेस से होकर गुजरना होगा, जिसमें पहली स्टेज होती है प्रमोशन की, दूसरी होती है इनकॉर्पोरेशन और तीसरी होती है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अगर मैं प्रमोशन की स्टेज की बात करूं, तो बच्चा लोग प्रमोशन के स्टेज के अंदर हमारे पास आ जाता है एक प्रमोटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी को खोलने के लिए। बट उस बेचारे के साथ एक नाइंसाफ़ी होती है कि उस बेचारे की कोई लीगल पोजीशन नहीं होती, वो हमारी कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फ्यूडिशरी पोजीशन में ही रह जाता है। फ्यूडिशरी पोजीशन मतलब, फ्यूडिशरी पोजीशन का मतलब होता है जहां पर हमने उसको किसी भी तरीके का एक स्टेटस प्रोवाइड नहीं किया, हम सिर्फ ट्रस्ट के बेसिस पर, गुड फेथ में उससे वो सारे काम करवा रहे हैं, और वो भी गुड फेथ में एक ट्रस्ट के बेसिस पर हमारे लिए सारे काम कर रहा है। तो अभी देखते हैं कि हमारा प्रमोटर क्या क्या काम करता है अंडर दी स्टेज ऑफ प्रमोशन। तो किसी भी पब्लिक कंपनी को ये जो 3 स्टेजेस फॉलो करनी है, उसमें सबसे पहली प्रमोशन है। तो प्रमोशन को हम लोग कहते हैं फ्रॉम द आइडिया टू द पेपर। मतलब कि प्रमोशन के स्टेज पर ही हमारा जो प्रमोटर होता है वो जनरेट करता है एक आइडिया टू स्टार्ट अ बिजनेस, कि आप जिस भी कंपनी को खोलने के लिए जा रहे हो उसके पीछे आपका पर्पस क्या है, किस चीज के लिए आप अपने उस बिजनेस को ओपन करने जा रहे हैं, या जिस कंपनी को आप खोलने जा रहे हो उसमें करोगे क्या। तो वो आइडिया लेकर आता है, और उस आइडिया को ऑन पेपर ले जाने तक का जो सफर है वो प्रमोटर ही तय करवाता है। यानी कि आपकी कंपनी के आइडिया जनरेशन से लेकर उसके रजिस्ट्रेशन तक का जो सफर है वो प्रमोटर ही हमारे साथ मिलकर तय करवाता है। तो इसीलिए मैं इसको बोलती हूँ फ्रॉम द आइडिया टू पेपर। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रमोशन की स्टेज क्या होती है। तो सबसे पहली बात तो ये तो पहली स्टेज है जहां पर आप डेवलप करते हो एक बिजनेस आइडिया, वो सारे स्टेप्स परफॉर्म करोगे जिससे आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में आए। तो एग्जिस्टेंस से हमारा मतलब ये होता है कि हमें अपनी कंपनी का कराना है बेसिकली रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर इनकी लैंग्वेज में हम लोग बोले तो इनकॉर्पोरेशन तक हमें अपनी कंपनी को लेकर जाना है, विच इज नोन एज दिस सेकेंड स्टेज ऑफ आवर कंपनीज फॉर्मेशन। ठीक है, उसके अलावा एंड द पीपल हु परफॉर्म दीज वर्क आर नोन एज अ प्रमोटर। और हमें ये काम कराने में जितने भी लोग मदद करते हैं या जो भी पर्सन हमारी मदद कर रहा है वही कहलाता है प्रमोटर ऑफ द कंपनी। अब एक प्रमोटर कुछ स्टेप्स परफॉर्म करता है प्रमोशन की स्टेज पे, जिसके लिए हम कहते हैं इफ एन ऐप। तो यहाँ पर आई से मतलब होता है बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हमारे सामने न जाने कितने सारे बिजनेस आइडिया होंगे, बट सभी पे वर्क करना तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो प्रमोटर होता है वो नए नए आइडियाज हमारे सामने लेकर आता है रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट, सर्विस और द प्रोसेस जिसका पोटेंशियल डिमांड होगा, यानी कि जिसके ऊपर अच्छे तरीके से काम हम कर सकते हैं और जिसके लिए हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जब आइडिया जनरेशन हो जाता है तो एफ से आती है फिजिबिलिटी स्टडीज। फिजिबिलिटी का मतलब होता है सुटेबिलिटी, कि हम जो बिजनेस आइडिया यहाँ पर लेकर आए हैं वो हमारे लिए सुटेबल है भी या नहीं। कई बार होता है कि हम किसी आइडिया के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस हमें उस आइडिया को वहीं पे ड्रॉप करना होता है, क्योंकि वो नहीं होता हमारे लिए फिजिबल यानी कि सुटेबल। तो 3 सुटेबिलिटी यानी कि 3 फिजिबिलिटी स्टडीज हम लोग करते हैं कि हमें उसके ऊपर काम करना है या नहीं। तो सबसे पहले हमारी फिजिबिलिटी स्टडी होती है टेक्निकल, कि जो भी आपका आइडिया है क्या उसके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर मशीनरी चाहिए, कोई रॉ मटेरियल चाहिए, तो क्या वो आपको इजीली अवेलेबल हो पाएगा या नहीं। नहीं हो पाएगा, आइडिया वहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। हो पाएगा तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद अगली फिजिबिलिटी स्टडी होती है फाइनेंशियल। बिना पैसों के तो काम नहीं होने वाला है ना। तो जिस काम के ऊपर आप यहाँ पर वर्क करने वाले हैं, जो भी बिजनेस आइडिया आपका यहाँ पर आप लेकर आए हो, क्या उसके लिए जितने फंड की रिक्वायरमेंट है, क्या वो फंड रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो पाएगी या नहीं। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे इज सफिशिएंट फंड अवेलेबल और नॉट। तीसरा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, पैसा भी है, पर क्या प्रॉफिटेबल है वो बिजनेस, क्या वो बिजनेस आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा या नहीं। सो इज द प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल और नॉट, ये सारी चीजें भी हम लोग चेक करते हैं। तो जब आपका बिजनेस आइडिया इन तीनों फिजिबिलिटी स्टडीज को पूरा कर देता है, देन हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो नेक्स्ट स्टेप होता है अपने बिजनेस का, अपनी कंपनी का नाम रखना, यानी कि यहाँ करना होगा तुम्हें उसका नामकरण। तो बेटा यह एक
यूनिक नेम आपको यहाँ पे सजेस्ट करना होगा, सिलेक्ट करना होगा और उसको अप्रूव कराना होगा हमारे कंपनी के पंडित जी, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो यहाँ आप अपने कुछ सजेशंस देंगे, अपने कुछ प्रेफरेंसेस देंगे, जो प्रेफरेंसेस ऐसे होने चाहिए कि उसी सिमिलर नेम से, आइडेंटिकल नेम से कोई और कंपनी नहीं होनी चाहिए, किसी को सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करती हो आपका वो नाम। तो इस तरीके के सजेशंस आप लोग आरओसी के सामने रखेंगे और जो भी आरओसी को यहाँ पे बेस्ट लगेगा, मतलब सही लगेगा, उसकी फॉर्मेलिटीज के अकॉर्डिंग उसको वो अप्रूव कर देगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ ना हम लोग जब कंपनी को बनाते हैं तो कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसके बारे में मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो इस मेमोरेंडम यानी कि इस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को कौन लोग साइन करेंगे, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं द इनिशियल सब्सक्राइबर हु विल साइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि ऐसा कोई छोटा मोटा डॉक्यूमेंट तो है नहीं कि कोई भी साइन कर जाएगा। तो वो कौन लोग होंगे जो यहाँ पर इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करेंगे, वो यहाँ पे फिक्स किया जाता है। उसके बाद बिजनेस को चलाना है, कंपनी खोलनी है, तो हमें प्रोफेशनल्स तो जरूर चाहिए। तो ऐसे में हम यहाँ पर अपॉइंट करते हैं कुछ लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, ताकि वो लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बना सके। देन हम लोग बनाना शुरू करते हैं फिर जो भी हमारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उनको, जैसे कि कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है। डायरेक्टर्स का कंसेंट लिया जाता है, यानी कि जो भी लोग हमारे बिजनेस में एज अ डायरेक्टर वर्क करेंगे उनकी सहमति, एक रिटन कंसेंट हम लोग उनसे यहाँ पर लेते हैं और उनसे एक लीगल डिक्लेरेशन कराते हैं ताकि कल को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी स्टेजेस हमारी जो परफॉर्म की जाती है वो परफॉर्म करवाता है हमारा प्रमोटर। ठीक है, अब उसी प्रमोटर बेचारे की लीगल पोजीशन कैसी है, ना तो वो हमारी कंपनी का एजेंट है, ना ही वो हमारी कंपनी का रखवाला यानी कि ट्रस्टी है, सिंस द कंपनी डजंट एग्जिस्ट। क्योंकि आप एजेंट या ट्रस्टी उसी के तो बन सकते हो ना जो चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हो। अभी आपकी कंपनी खुली कहाँ है, अभी तो आप उसके लिए काम कर रहे हो। तो जब तक आपकी कंपनी खुल नहीं जाती तब तक आप उसके मेंबर ही नहीं बन सकते। तो जब मेंबर ही नहीं हो तो ना तो तुम एजेंट हो, ना तुम यहाँ पर ट्रस्टी हो। तो यहाँ पर तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा है बिजनेस के साथ, फ्यूडिशरी। फ्यूडिशरी मतलब आप ऑनेस्टी और डिस्क्लोजर के साथ आप यहाँ काम कर रहे हो कि हम आपके साथ एक गुड फेथ के साथ काम कर रहे हैं। गुड फेथ मतलब पूरी ईमानदारी से आप सारा काम करोगे, हर एक चीज आप हमें यहाँ पर बताओगे। कंपनी के नाम से किसी भी तरीके की धोखाधड़ी आप यहाँ पे नहीं करोगे, कंपनी के नाम से किसी भी तरीके का प्रॉफिट आप यहाँ पर नहीं कमाओगे। ठीक है, चलिए, तो प्रमोशन तो हो गया। अब पेपर से लेकर लीगल पर्सन बनने तक का सफर, कि यहाँ पर सारी बातें ऑन पेपर तो आ चुकी हैं, बट उस ऑन पेपर वाली चीजों को लीगल बनाना इनकॉर्पोरेशन की स्टेज पर होता है। तो इनकॉर्पोरेशन की स्टेज क्या है, एक लीगल प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करोगे अपने कंपनी के पंडित जी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ, और उसी दिन से आपकी कंपनी की बन जाएगी सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग इनकॉर्पोरेशन में, उसके भी कुछ स्टेप्स हैं। जैसे कि सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, जैसे भी मैंने ऊपर बातचीत करी। अब इन डॉक्यूमेंट्स को हम लोग पढ़ेंगे भी, मेमोरेंडम, आर्टिकल, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, ये सारी चीजें यहाँ पर बनाई जाती हैं। उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस और स्टैम्प ड्यूटी दी जाती है। फ्री में तो डॉक्यूमेंट्स बनाए नहीं जाएंगे, तो जो भी प्रिस्क्राइब्ड फीस होगी या स्टैम्प ड्यूटी होगी वो डिपॉजिट कर दी जाएगी डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है वो सारी स्क्रूटनी करता है। स्क्रूटनी मतलब जांच पड़ताल। वो क्या करेगा, चेक करेगा सारे डॉक्यूमेंट्स को कि ऑथेंटिक है या नहीं। उसके बाद वो वेरीफाई करेगा सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई है या नहीं, और अगर उसको सब कुछ सही लगा, अगर वो सेटिस्फाइड हो गया, तो आपको मिल जाएगा द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको दे देगा, और उसी दिन से आपकी कंपनी लीगली एग्जिस्ट करेगी इन द आईज ऑफ द लॉ। ठीक है, अब इस सर्टिफिकेट का इफेक्ट क्या होता है, जिस दिन से आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है उसी दिन से आपकी कंपनी एक लीगल पर्सन बन जाती है सेपरेट एंटिटी के साथ, और परपैचुअल सक्सेशन मतलब आपकी कंपनी लगातार चल सकती है। मेंबर्स की वजह से आपकी कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अब आप अपनी कंपनी के नाम से ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इनकॉर्पोरेशन के लिए चाहिए होते हैं, चलिए जो हमें रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराने पड़ते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे 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 पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन
प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट माना जाता है किसी भी कंपनी का। कंपनीज एक्ट सबसे ऊपर, फिर आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और फिर आता है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्यों है? क्योंकि इसी के अंदर लिखे होते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपने कंपनी को किस पर्पस के लिए ओपन किया है, क्या काम आप करने वाले हो, वो सारी बातें यहाँ पर लिखी होती हैं, जिसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। जो बात आपने मेमोरेंडम में लिख दी है, जो बिजनेस आपने करना या जो भी बिजनेस आइडिया आपका था कि आप ये काम करना चाहते हो, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो मेमोरेंडम के बियॉन्ड जाती है, यानी कि मेमोरेंडम में नहीं लिखी और अगर आप कर रहे हो तो वो एक्टिविटी इलीगल और इनवैलिड हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ लिखे होते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी कहाँ तक काम कर सकती है, स्कोप ऑफ एक्टिविटीज, और उसका बाहर वाले लोगों के साथ कैसा रिश्ता होगा, वो मेमोरेंडम में लिखा होता है। इसीलिए इसे चार्टर ऑफ द कंपनी कहा जाता है। इस मेमोरेंडम को जितने भी इनिशियल सब्सक्राइबर हैं वो साइन करते हैं, जिसमें मिनिमम प्राइवेट के लिए 2 लोग चाहिए और पब्लिक के लिए 7 लोग होंगे जो मेमोरेंडम को साइन करेंगे। ठीक है, और ये बताता है हमारा आउटडोर मैनेजमेंट। अब इस मेमोरेंडम में कुछ क्लॉजेज हैं और उस क्लॉजेज के लिए मेरे को लेना पड़ा कार लोन। तो कार लोन के लिए सी से है कैपिटल क्लॉज। तो इस मेमोरेंडम में सबसे पहली चीज तो ये लिखी जाती है कि आपकी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी रहेगी और कैसे आपने अपने शेयर्स में उस कैपिटल को डिवाइड किया है। जैसे कि 15 लाख की अगर आपकी कैपिटल है और उसमें आप एक शेयर 100 रुपए का रखते हो, तो टोटल नंबर ऑफ कितने शेयर्स आप यहाँ पर इशू कर सकते हो पब्लिक को, ये बात कैपिटल क्लॉज में लिखी होती है। उसके बाद एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज ये बताते हैं कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि कौन से फाउंडर्स हैं जो अग्री हुए थे इस कंपनी को बनाने के लिए, यानी कि आपके साथ एसोसिएट हुए थे टू फॉर्म अ कंपनी। उसके बाद आता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जिसको हम सिचुएशन क्लॉज या डोमिसाइल क्लॉज भी कहते हैं, जिसके अंदर हम लोग लिखते हैं कि कौन से स्टेट में हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो सिचुएटेड होगा। ठीक है, उसके बाद लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज ये बताता है कि जितने भी हमारे मेंबर्स हैं कंपनी के, उनकी लाइबिलिटी कितनी है, और हम सभी लोग जानते हैं कि उनकी लाइबिलिटी कितनी होती है। अगर हमारी कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर्स, तो जो भी पैसा अनपेड है उनका शेयर्स के ऊपर, सिर्फ उतने तक की उनकी लाइबिलिटी बचती है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, इसी के अंदर लिखा होता है कि आपके बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और एंसिलरी ऑब्जेक्टिव, एंसिलरी मतलब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कि तुम एक रेस्टोरेंट चलाते हो, ठीक है, अब उस रेस्टोरेंट के अंदर तुम्हारा मेन काम है फूड सर्विस देना, ठीक है, तो ये तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। बट अगर तुमने अपने उस रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट कम होटल बना रखा है, जिसमें तुम साथ में रहने की सुविधा भी देते हो, यानी कि आप वहाँ पर जो रूम्स हैं वो भी आप लोग प्रोवाइड कराते हैं फॉर द अकोमोडेशन, तो ऐसे में आप अपने एंसिलरी ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि फूड सर्विस के साथ साथ आप अकोमोडेशन सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, कि जहाँ पर आप लोगों को रहने के लिए 1-2 दिन के लिए भी यहाँ पर रूम्स अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट क्लॉज में ही लिखा होता है कि आपका मेन पर्पस क्या है। उसके बाद नेम क्लॉज, किस नाम से आपका बिजनेस जाना जाएगा, आपकी कंपनी जानी जाएगी, वो नेम क्लॉज में होगा। प्राइवेट कंपनी होगी तो प्राइवेट लिमिटेड लिख दोगे, पब्लिक कंपनी होगी तो सिर्फ लिमिटेड के साथ काम चला लोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब हम चलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की तरफ। अब ये होता है हमारी कंपनी का सेकंड मेन डॉक्यूमेंट। हमने मेमोरेंडम में बाहर की तो सारी बातें लिख दी, बड़ी बड़ी तो सारी बातें लिख दी कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पावर क्या है, ड्यूटीज क्या है, स्कोप ऑफ एक्टिविटीज क्या है, आउटसाइडर्स के साथ हमारा रिलेशनशिप क्या है। बट इंटरनल मैनेजमेंट कैसे चलेगा, अपने अंदर के लोगों के साथ हमारा रिश्ता कैसा रहेगा, वो रूल्स और रेगुलेशंस कहाँ लिखे हुए हैं, तो वो रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो जो रूल्स और रेगुलेशंस इंटरनली आपको फॉलो करने हैं किसी भी कंपनी के अंदर, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं, जो डिफाइन करते हैं डायरेक्टर्स की पावर, किस तरीके से मीटिंग होगी, उसका प्रोसीजर, और शेयर्स कैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, वो सारी बातें यहाँ पर लिखी होती हैं। वैसे तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना कंपलसरी होता है, बट अगर आप इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, अगर एक पब्लिक कंपनी चाहे तो वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ना भी बनाए तो चलेगा। मतलब ना भी बनाए तो चलेगा, तो फिर इंटरनल मैनेजमेंट कैसे बनेगा? भाई देखो, अगर हम थोड़े से आलसी हो रहे हैं,
हमें नहीं बनाना, मेहनत नहीं करनी अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशंस बना के। हमने तो कहा एक काम करो ना, जैसे सब लोग काम करते हैं वैसे ही हम लोग भी काम करने के लिए रेडी है। हमें झंझट में पड़ना ही नहीं है कि अपना खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम बनाए। तो ठीक है, बने बनाए रूल्स को फॉलो कर लो। तो ऐसे में अगर आपकी कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर्स, तो आप लोग कंपनीज एक्ट की टेबल एफ अडॉप्ट कर सकते हो। क्या अडॉप्ट कर सकते हो? कंपनीज एक्ट 2013 की टेबल एफ अडॉप्ट कर सकते हो, जिसके अंदर फिर आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी को ही अवेलेबल है। ठीक है, सो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दोनों के बीच का डिफरेंस, एमओए और एओए। तो मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो एमओए तो आपके ऑब्जेक्टिव्स, पावर, इन सबको डिफाइन करता है। वहीं पे आर्टिकल आपके इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस को डिफाइन करता है। स्कोप यहाँ एक्सटर्नल लिमिट है कि एक कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। ये इंटरनल मैनेजमेंट के साथ डील करता है कि कैसे कंपनी चलेगी। उसके बाद पोजीशन, ये तो सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, ये तो आपका बॉस है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, बट ये भी किसी का सबऑर्डिनेट है, कंपनीज एक्ट। बट हाँ, ये सबऑर्डिनेट है दोनों का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का भी और कंपनीज एक्ट का भी। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है जो किसी के अंडर होता है, यानी कि सेकेंडरी पोजीशन पे है। नेसेसिटी, कंपलसरी है भाई बनाना, कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी है, बट ये ऑप्शनल है, क्योंकि अभी मैंने आपको जैसे बताया कि आप चाहें तो कुछ टेबल्स है हमारे पास, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफ द कंपनीज एक्ट। उसके बाद ऑल्ट्रेशन, चेंजेस, यहाँ तो बहुत डिफिकल्ट है, एक बार लिख दिया तो चेंज करना बहुत मुश्किल है। बट हाँ, वहां आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे भी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए अब दो डॉक्यूमेंट्स तो पढ़ लिए। अगला, रिटन कंसेंट ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर, यानी कि भाई तुम लोग हमारे डायरेक्टर बनने जा रहे हो, तो ये बात हमें लिख कर दे दो, कल को तुम मुकर गए तो। क्योंकि जितने भी लोग हमारे यहाँ पे डायरेक्टर बनते हैं उनको कुछ क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। तो अगर तुमने क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीद लिए हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हो, तो एक काम करो, इस बात को लिख कर दे दो। तो उनकी सारी पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि उनका नेम, एड्रेस, उनका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर लिख कर दे दो। ठीक, नेक्स्ट, एड्रेस बता दो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का, कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट हमें चाहिए जहां पर आप ऑफिशियली हमें बताएंगे कि आपका ऑफिशियल एड्रेस क्या है कंपनी का, जो हमारे लिए एक प्रूफ होगा। और यहाँ पर आप प्रूफ लगा सकते हो, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट या ऑनरशिप पेपर्स। तो इससे जो आरओसी है, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, उसको ये पता चलता है कि कभी भी अगर हमें इनके साथ कुछ कम्युनिकेट करना है तो कौन सा वो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस है जहां पर हम लोग ये सारी चीजों को भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपको एक लीगल डिक्लेरेशन करना है, स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन, जहां पर आप लोग ये बताएंगे कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी कंपनीज एक्ट की, वो सारी चीजें आपने कर दी हैं। ये डिक्लेरेशन कोई एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है। उसके बाद हम लोग एग्रीमेंट करेंगे, वो जितने भी लोग हमने यहाँ पर अपॉइंट करे थे, तो जितने भी लोग अग्री हुए थे हमारे साथ कंपनी के शेयर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, उन सभी लोगों की लिस्ट बनाई जाती है। उनका नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, कितने शेयर्स उन्होंने सब्सक्राइब करे हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद अप्रूवल लेटर आता है नेम का, जो हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी देता है, उसकी एक कॉपी, कि ये नाम से आपकी कंपनी जानी जाएगी, इसको मैंने अप्रूव कर दिया है। और लास्ट में भाई, बिना पैसों के तो बात नहीं बनेगी, इतना सब कुछ कराया है तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, स्टैम्प ड्यूटीज देनी होगी, क्योंकि लीगल पेपर्स बनेंगे तो आपको वो भी देना है। तो डॉक्यूमेंट्स के साथ वो सारी चीजें आप सबमिट करेंगे, जिसकी आपको एक रिसीट मिलेगी। और अमाउंट डिपेंड करता है कितनी आपकी ऑथराइज कैपिटल है। ऑथराइज कैपिटल कौन सी होती है बेटा? कि वो मैक्सिमम कैपिटल जिसमें शेयर्स की फॉर्म में एक कंपनी मार्केट से पैसा, पब्लिक से बेसिकली पैसा ले सकती है। ठीक है, ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ अ कंपनी। उसके बाद जब सारा वेरिफिकेशन हो जाता है ना, तो उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रार है फिर वही आपको वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। तो बेटा 2 स्टेज कंप्लीट हो गई। अब तीसरी स्टेज पब्लिक कंपनी के लिए है। प्राइवेट कंपनी क्योंकि पब्लिकली शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, पैसा फंड जो है रेज नहीं कर सकती पब्लिक से इन दी फॉर्म ऑफ शेयर्स, तो इसलिए कैपिटल सब्सक्रिप्शन हम लोग प्राइवेट कंपनीज के लिए नहीं पढ़ते हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए। ठीक है, तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? अब कि अब आप लीगल हो गए हो, अब फंडेड बिजनेस बनो, यानी कि अब पैसा लेना है अब आपको। तो ये सिर्फ पब्लिक कंपनीज के लिए है, क्योंकि पब्लिक कंपनी ही शेयर्स में इन्वेस्ट करा सकती है फ्रॉम द जनरल पब्लिक। अब इसके अंदर भी कुछ स्टेजेस होती हैं, जिसमें सबसे पहली स्टेज है, और इसके लिए एक एक्रोनिम भी है हमारे पास, कि सेबी है फाइनेंशियल मार्केट की एडवांस मा, बताया था ना,
सेबी है फाइनेंशियल मार्केट की एडवांस माँ। तो बेटा यहाँ पर सेबी क्या है? द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और कोई भी नए काम की शुरुआत मम्मी से पूछे बिना तो नहीं की जा सकती है। सो लाइकवाइज अगर आप भी पब्लिक से शेयर सब्सक्राइब कराना चाहते हैं तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में जाइए और सेबी से जाकर परमिशन लीजिए, अप्रूवल लीजिए। तो यहाँ आपको एक प्रियोर अप्रूवल लेना पड़ेगा शेयर्स इशू करने से पहले, जहां पर आप इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज यानी कि बताएंगे। ठीक, अब जैसे ही तुम्हें मम्मी से परमिशन मिल गई तो चलो बनाना शुरू करो फिर सामान, यानी कि प्रोस्पेक्टस बनाओ। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? कैसे पता चलेगा पब्लिक को कि तुम शेयर्स बेचना चाहते हो? तो ऐसे में तुम्हें एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाना होगा पब्लिक को इनवाइट करने के लिए कि आओ आओ शेयर्स खरीद लो हमारे यहाँ की। तो इसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है कंपनी या जो भी चीज वो ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में, जिसको आपको रजिस्ट्रार को दिखाना है। अब पंडित जी को दिखाए बिना तो यहाँ पे भी काम नहीं चलेगा, तो इसलिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो होता है वहां पर आपको उसको जाकर दिखाना होता है। और अगर गलत बात बोली ना तुमने, कि जैसे ये एडवर्टाइजमेंट में दे देते हैं ना गलत बात, कि लगाओ ये वाली फेयरनेस क्रीम और बन जाओ बिल्कुल एकदम गोरे चिट्टे, तो भाई अगर इस तरीके के फॉल्स आपने स्टेटमेंट यहाँ पर जारी कर दी ना तो तुम्हें पनिशमेंट मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर भी कई बार ये लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी गलत बात बिल्कुल नहीं बोलनी है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ द बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर। याद है जब मैंने तुम्हें ये पढ़ाया था तो बिल्कुल ये बोला था कि इसको बिल्कुल एक शादी के इवेंट की तरह मानो, कि सबसे पहले जब शादी का इवेंट होता है तो पहले मंदिर में जाकर कार्ड चढ़ाया जाता है, क्योंकि ऊपर वाले से भी तो परमिशन लेनी है। तो ले ली सेबी से परमिशन, इनविटेशन छापा गया, और इनविटेशन छापने के बाद ये जो तुम चढ़ाते हो ना भगवान के आगे, तो वो भी तो ये चीज देख रहे होते हैं ना कि हाँ भाई सब कुछ सही लिखा है या नहीं लिखा है। और अपने मेन रिश्तेदारों को भी तुम लोग पहले यहाँ पर देकर आते हो। प्लस 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 जब शादी का इवेंट होता है ना तो बिना शगन के बात कहाँ चलती है? तो वहां पर फूफा जी को बिठाया जाता है कि फूफा जी बैठो और जितने भी लोग आते जा रहे हैं पैसे इकट्ठे करते जाना, हिसाब किताब तुमसे ही लिया जाएगा। तो यहाँ शेयर्स बेचे जा रहे हैं, बल्क में पैसा आ रहा है, तो यहाँ भी हम लोग इकट्ठे करते हैं बैंकर्स, ब्रोकर्स, अंडरराइटर, क्योंकि कोई तो काम कराएगा ना। तो बैंकर क्या करते हैं? आपकी एप्लीकेशन मनी कलेक्ट करते हैं। अब मैम ये एप्लीकेशन मनी क्या होती है? अब एक बात सुनो, किसी कंपनी के शेयर्स इशू होने जा रहे हैं तो ना जाने कितने लोग आके खड़े हो जाएंगे, हमें दे दो हमें दे दो हमें दे दो। अरे फ्री में मिल रहा है क्या? नहीं, हमने कह दिया अगर इंटरेस्टेड हो ना खरीदने के लिए तो टोकन अमाउंट लेकर आना। जैसे कि किसी कंपनी ने नई कार लॉन्च करी तो सब लोगों ने लाइन लगा ली कि हम भी खरीदेंगे, बट कंपनी ने कह दिया अगर इंटरेस्टेड हो बुकिंग के लिए तो बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा, और आधी लाइन ऐसे ही साफ हो गई। तो देखा, यहाँ पर भी भीड़ कम करनी थी कि सिर्फ और सिर्फ रियल इन्वेस्टर्स ही आए। तो जो हम स्टार्टिंग अमाउंट मांगते हैं उसे हम यहाँ पर एप्लीकेशन मनी बोलते हैं, जिसको हम सबमिट कराते हैं किसके पास? बैंकर्स के पास जाके। उसके बाद हमारा ब्रोकर जो हमारी मदद करता है पब्लिक को शेयर्स बेचने के लिए, जैसे कि अगर हमें घर बिकवाना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर्टी डीलर की सर्विस का, ऐसी ब्रोकर हमारे लिए भी वो सारे काम करता है। उसके बाद कई बार ना हमें ये कंफ्यूजन होता है कि यार हमारे शेयर्स बिक पाएंगे या नहीं बिक पाएंगे। तो ऐसे में अंडरराइटर हमें गारंटी देता है कि देखो भाई, अगर तुम्हारे कुछ शेयर्स अनसोल्ड रह गए तो मैं बैठा हूं, मैं उनको खरीद लूंगा और बदले में कमीशन लूंगा। लेकिन जैसे एक प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि चिंता मत करो, ये एक मकान तो तुम्हारा मैं बिकवा के रहूंगा पर बदले में कमीशन लूंगा। तो यहाँ पर हम लोग अंडरराइटर्स को कई बार अपॉइंट करते हैं, बट ऑप्शनल है। उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब भाई सुनो, शेयर्स बेचने के लिए निकाले 10,000, यानी कि शादी में हॉल की बुकिंग करी 500 लोगों की, आए 50, कैसे काम चलेगा? तो यहाँ पर भी हम लोगों ने रखी एक कंडीशन मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, कि अगर शेयर्स बेचना चाहते हो तो 90% ऑफ इशू अमाउंट आ जाना चाहिए कम से कम। मतलब कि अगर 10,000 शेयर्स मार्केट में निकाल रहे हो ना पब्लिक को बेचने के लिए, तो कम से कम 9,000 शेयर्स के लिए पैसा आ जाना चाहिए। अदरवाइज अगर 90% से कम रहा तो सारा पैसा कर देना वापस। तो यहाँ पर कंपनी को एडिक्वेट कैपिटल मिल जाए, इस चीज के लिए ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया रखा गया। अब उसके बाद चलो भाई ये सब काम भी हो गया। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन देनी है स्टॉक एक्सचेंज में जाके कि कंपनी कम से कम, भाई किसी एक जगह से तो आपको ये काम करना पड़ेगा ना, कोई तो आपको मार्केट चाहिए इसको बेचने के लिए, सामान ही तो बेच रहे हो एक तरीके से, वही सामान शेयर्स की फॉर्म में है।
तो आपको यहाँ पर एक स्टॉक एक्सचेंज को चुनना होगा जहां पर आपके शेयर्स लिस्ट किए जाएंगे, यानी कि जहां पर आपके शेयर्स दिखाए जाएंगे कि देखो भाई ये मार्केट में अवेलेबल है, शेयर्स खरीदने हैं तो खरीद लो। उसके बाद अगर अप्रूवल नहीं रिसीव होता है 10 हफ्तों के अंदर, तो भी आपका अलॉटमेंट कैंसिल, यानी कि तो भी आप शेयर्स यहाँ पर नहीं दे पाओगे अपने लोगों को। उसके बाद पैसा जो है वो भी आपको वापस करना होगा अलॉटमेंट कैंसिल होने के 8 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, बट अगर अप्रूवल मिल जाता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी पूरा हो गया, अप्रूवल भी मिल गया, यानी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन और स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन अगर दोनों मिल जाती हैं, तो एक सेपरेट अकाउंट आपने खोलना होता है, एप्लीकेशन मनी जिसमें रखी जाएगी जब तक कि अलॉटमेंट नहीं हो जाता, यानी कि जब तक पूरा कंफर्मेशन नहीं हो जाता तब तक लोगों का पैसा एक अलग अकाउंट में रखा जाता है। अगर सपोज करो कभी ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, यानी कि हमने 10,000 शेयर्स इशू करे, लोग 12,000 के लिए पैसे दे गए, तो एक्स्ट्रा पैसा आपको या तो वापस करना होता है या उनके आगे की चीजों के साथ एडजस्ट, ठीक है। कंपनी यहाँ पर फिर एक रिटर्न ऑन अलॉटमेंट एक स्टेटमेंट बनाती है जिसका नाम क्या होता है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, जिसमें जितने लोगों ने शेयर्स खरीदे उनका नाम, कितने शेयर्स खरीदे, कितने पे खरीदे हैं, वो सारी बातें यहाँ लिखी होती हैं, जिसे आपको 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना होता है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट स्टेटमेंट 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी के पास सबमिट होती है, ठीक है। तो भाई तुमने कैपिटल सब्सक्रिप्शन भी कर लिया। अब उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ, एक बार जब तुमने कैपिटल सब्सक्राइब करा ली और शेयर्स को अलॉट कर लिया, अब तुम्हारी कंपनी बिल्कुल तैयार है अपने बिजनेस ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। बट अब ये कंपलसरी हो गया है कि आपको एक और सर्टिफिकेट लेना होता है, विच इज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो किसी किसी बुक में इसके बारे में डिस्कशन है, किसी किसी बुक में इसके बारे में डिस्कशन नहीं है। तो इस चीज को आप फॉलो कर सकते हो एज पर योर स्कूल, कि आपकी टीचर्स जिस तरीके से आपको कहें कि ये चीज लिखनी है नहीं लिखनी, तो उस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं यही कहूंगी कि इसके बाद क्या चाहिए होता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। चलो जी, तो बेटा स्टेजेस सारी पढ़ ली, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहले ही पढ़ के आ गए थे। अब करना है एक बहुत ही छोटा सा काम, क्या हमें करनी है चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स, कि इन फैक्टर्स के बेसिस पर अगर मुझे चुनना हो द मोस्ट एडवांटेजेस वन एंड द लीस्ट एडवांटेजेस वन, तो कौन सी होती है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन की बात करूं तो सबसे आसान सोल प्रोप्राइटरशिप, सबसे मुश्किल कंपनी, देखा ना कितना मुश्किल है। उसके बाद लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो लिमिटेड लाइबिलिटी तो बेस्ट होती है ना, तो कॉपरेटिव या कंपनी के साथ जाओ। बट अगर आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटी से कोई दिक्कत नहीं है तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के साथ भी काम कर सकते हो। कॉन्टिन्यूटी की अगर हम बात करें तो बेस्ट है कंपनी, क्योंकि यहाँ मेंबर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी आप कह सकते हो। लीस्ट एडवांटेज तो सोल प्रोप्राइटरशिप ही है, क्योंकि उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। कैपिटल की अगर हम बात करें तो अगर बहुत सारा पैसा चाहिए तो कंपनी पे जाओ, कम पैसा है तो सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद मैनेजरल एबिलिटी ऑब्वियसली कंपनी के पास है, क्योंकि यहाँ प्रोफेशनलिस्ट है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन है, क्या ही कर लेगा। उसके बाद कंट्रोल, सोल प्रोप्राइटरशिप में फुल कंट्रोल मिलता है, वहीं पे कंपनी में वही कंट्रोल बहुत सारे लोगों के साथ बट जाता है। नेक्स्ट, सीक्रेसी मेंटेन रखनी है, तो भाई अगर अपने सीक्रेट खुद तक रखने हैं तो अकेले रहो सोल प्रोप्राइटरशिप में, बट वहीं पे अगर अकाउंट्स पब्लिश करोगे या फिर लीज सीक्रेसी के साथ भी काम चलाना है तो कंपनी के साथ भी काम कर सकते हो। और गवर्नमेंट रेगुलेशन की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं होता है यहाँ पे, ऑप्शनल है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के साथ काम चल सकता है। बट अगर बहुत सारे रेगुलेशंस की बात करूं तो कंपनी में वो आपको देखने को मिलते हैं। और मुबारक हो, इसी के साथ आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी भी कर लिया मेरे साथ रिवाइज। तो अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस तरीके से आप लोगों का ये वाला चैप्टर प्रिपेयर हुआ, वन शॉट से बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये सारी खूब सारी प्यारी प्यारी बातें मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी अब आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के वन शॉट के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।